इस वीडियो में जितना भी टॉपिक लिया गया वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कहीं न कहीं बार-बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है? अगर इस वीडियो की टॉपिक को देखेंगे आप, तो इस वीडियो में हमने राइटिंग के बारे में समझा है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग के बारे में समझा है, टाइप्स ऑफ राइटिंग के बारे में समझा है, टेक्निकल राइटिंग के बारे में समझा है, एट्रिब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग के बारे में समझा है, बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग के बारे में समझा है और क्या-क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है टेक्निकल राइटिंग को लिखने में, ये समझा है। तो इनमें जो भी टॉपिक है, यहाँ से वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग से लेकर इम्पेडिमेंट्स टू टेक्निकल राइटिंग, ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेडली पूछा गया है, ठीक है? तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब मैं इंट्रो पे छोड़ देता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो सीरीज ऑन टेक्निकल राइटिंग। बेसिकली इस वीडियो में हम टेक्निकल राइटिंग के कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारे इस कोर्स का पहला वीडियो है और बेसिकली ये जो कोर्स है वो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्टेड है या फिर कोई भी अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो स्टूडेंट हैं वो इस सीरीज़ को देख सकते हैं। उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और जो लोग भी बिहार इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। क्योंकि ये सब्जेक्ट ईज़ी है तो स्टूडेंट्स कई बार इसे इग्नोर करते हैं, बट आप इग्नोर नहीं करें। आप कम से कम टाइम देकर इसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने चैनल से। तो चलिए बढ़ते हैं कोर्स की तरफ। ओके, तो सबसे पहले पेज में लिखा है टेक्निकल राइटिंग बेसिक स्किल टू किक स्टार्ट योर प्रोफेशनल करियर। मतलब प्रोफेशनल करियर में ये टेक्निकल राइटिंग काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, ये बता रखा है यहाँ पे। तो अपने लेसन का आउटलाइन कैसे होने वाला है एक बार उसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ राइटिंग, राइटिंग क्या होता है। देन फिर हम लोग वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग को जानेंगे। देन फिर टाइप्स ऑफ राइटिंग स्टाइल्स को जानेंगे। फॉर्म्स एंड टाइप्स में क्या डिफरेंस है ये भी जानेंगे, है ना। कई बार हम लोग फॉर्म्स या टाइप्स एक ही कंटेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं लेकिन इसमें कहाँ पे डिफरेंस रह जाता है इसको भी जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि टेक्निकल राइटिंग कहते किसको हैं। देन फिर हम लोग जानेंगे कि टेक्निकल राइटिंग का एट्रीब्यूट्स क्या है और बेनिफिट्स क्या है। और लास्ट में जानेंगे इम्पेडिमेंट्स टू टेक्निकल राइटिंग, मतलब टेक्निकल राइटिंग को लिखने में क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, इसको देखेंगे सबसे लास्ट में। ये जितने भी सब टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है कहीं ना कहीं, है ना। कहाँ से, वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग से लेके नीचे का जितना भी सब टॉपिक है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दबाजी नहीं करें, वीडियो को आराम से आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ। ओके, सबसे पहला स्लाइड में दे रखा है थिंक अबाउट अ प्रोफेशनल पर्सन एंड अ नॉर्मल पर्सन। मान लीजिए दो पर्सन है, एक प्रोफेशनल है और एक नॉर्मल पर्सन है। प्रोफेशनल से हम क्या समझते हैं, मतलब कोई पर्सन जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है और कोई एक नॉर्मल जनरल पर्सन जो कि कहीं वर्क नहीं कर रहा है, इससे हम ये समझते हैं, ठीक है। आगे लिखा है कैन दे बोथ अंडरस्टैंड प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शन अप टू द सेम लेवल। मतलब मान लीजिए कोई एक इंजीनियर है और कोई एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है। तो क्या जो इंस्ट्रक्शन इंजीनियर को दिया जाएगा वही इंस्ट्रक्शन एक नॉर्मल पर्सन को दिया जाएगा, तो क्या वो नॉर्मल पर्सन इंजीनियर के लेवल का अंडरस्टैंडिंग रखता है उस कंटेक्स्ट में? तो ऑब्वियस आंसर है नहीं रखता है ना। तो यहीं पे आती है टेक्निकल राइटिंग की यूज़, है ना। टेक्निकल राइटिंग बेसिकली प्रोफेशनल्स को अच्छा करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, या फिर चीज़ों को ईजिली समझने में हेल्प करते हैं टेक्निकल राइटिंग। ओके, टेक्निकल राइटिंग को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं राइटिंग क्या है। तो यहाँ पे लिखा है राइटिंग इज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग थॉट्स, आइडियाज और इंफॉर्मेशन थ्रू द यूज ऑफ रिटेन लैंग्वेज। मतलब रिटेन लैंग्वेज का यूज करके थॉट्स को, आइडियाज को एक्सप्रेस करने का तरीका को हम लोग राइटिंग बोल सकते हैं। काफ़ी इजी है, समझ में भी आ गया होगा। आगे लिखा है इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस टू कन्वे अ मैसेज टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस। मतलब इसमें क्या होता है, वर्ड्स को हम लोग इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि वो एक सेंटेंस फॉर्म करे और फाइनली एक मैसेज किसी भी स्पेसिफिक ऑडियंस को कन्वे करे। तो राइटिंग यही है, ठीक है। अलग अलग फॉर्म्स क्या हो सकता है राइटिंग का, वो आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पे, है ना। एसे, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, बायोग्राफी, मेमोइड, कॉपी राइटिंग एंड टेक्निकल राइटिंग।
These are the various forms of writing. Okay, so let's move forward. अब हम लोग देखते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग को, है ना, थोड़ा अच्छे से देखते हैं। तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ राइटिंग क्या हो सकता है? फिक्शनल राइटिंग हो सकता है, नॉन फिक्शनल राइटिंग हो सकता है, पोएट्री हो सकता है। फिक्शनल राइटिंग में क्या आता है? फिक्शनल राइटिंग में इंक्लूड नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड फ्लैश फिक्शन। मतलब फिक्शनल राइटिंग में क्या क्या आ सकते हैं? नॉवेल्स जो होते हैं वो फिक्शनल राइटिंग में आते हैं, शॉर्ट स्टोरीज फिक्शनल राइटिंग में आते हैं, और फ्लैश फिक्शन जो है वो फिक्शनल राइटिंग में आता है। फिक्शनल मतलब काल्पनिक राइटिंग, है ना। नॉन फिक्शनल राइटिंग में क्या आ जाएगा? जो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करता है वो आ जाएगा नॉन फिक्शनल राइटिंग में, जैसे एस्से हो गया, आर्टिकल्स हो गया, बायोग्राफी हो गया, मेमोइड हो गया, है ना। ये सब नॉन फिक्शनल राइटिंग का एग्जाम्पल है। देन फिर अपना आता है पोएट्री। पोएट्री में इंक्लूड सोनेट्स, हेक्यूज, फ्री वर्स एंड लिमेडिक्स। ठीक है, मतलब पोएट्री में क्या क्या आ सकते हैं? सोनेट्स आ सकते हैं, हेक्यूज आ सकते हैं, फ्री वर्स आ सकते हैं एंड लिमेडिक्स आ सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हो गए, है ना। और भी फॉर्म्स ऑफ राइटिंग को हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है वो है अपना ड्रामा। ड्रामा राइटिंग में इंक्लूड्स प्लेज एंड स्क्रीन प्ले, है ना। बेसिकली ड्रामा में प्ले होता है और स्क्रीन प्ले होता है। ड्रामा बेसिकली आप कभी कॉलेज लेवल पे देखे होंगे, तो प्ले होता है। प्ले मतलब कि एक स्पेसिफिक तरीके से चीज़ों को लिखा जाता है, कैसे कैसे परफॉर्म करना है, उसी को हम लोग प्ले बोलते हैं, ठीक है। और जब हम लोग उसको बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं तो उसको स्क्रीन प्ले बोल सकते हैं, है ना। देन फिर आता है बिजनेस राइटिंग। बिजनेस राइटिंग में क्या क्या आ सकता है? बिजनेस राइटिंग इंक्लूड्स ईमेल्स, मेमोज एंड प्रोपोजल्स। बिजनेस राइटिंग में ईमेल्स आ सकता है, मेमोज आ सकता है और प्रोपोजल्स आ सकता है। सिमिलरली अपना आता है एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग में क्या क्या आ सकता है? रिसर्च पेपर आ सकता है, थेसिस आ सकता है, डिसर्टेशन आ सकता है। रिसर्च पेपर मतलब किसी भी टॉपिक पे आप रिसर्च करके उसका क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर डिटेल्स एंड गाइडलाइंस जो भी आप एक कंक्लूजन तक पहुँचे हैं उसको पब्लिश करवाना रिसर्च पेपर में आता है ना। थेसिस मतलब रिसर्च पेपर के बेसिस पे आप क्या रिजल्ट निकाल के आए हैं, उसके बेसिस पे कोई एक नया अगर आप अपना थ्योरी दे सकते हो तो उसको थेसिस बोल सकते हैं हम लोग, है ना। उसी तरह डिसर्टेशन ये है एकेडमिक राइटिंग का एग्जाम्पल। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग में क्या क्या आ सकता है? एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड अदर मार्केटिंग मटेरियल्स। एडवर्टाइजमेंट कई बार आप लोग देखते होंगे, एडवर्टाइजमेंट पे बहुत सारी कुछ लिखी रहती हैं, ठीक है, तो वो कॉपी राइटिंग का एग्जाम्पल है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आप लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट इन सब पे जाते हैं तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ लेते हैं ना, जैसे आयरन ले रहे हैं तो आयरन के बारे में वहाँ पे लिखा रहता है कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, आयरन का फीचर दे रखा होता है, ये सब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आता है कहीं ना कहीं। और दूसरा कोई भी मार्केटिंग मटेरियल है वो भी कॉपी राइटिंग का ही पार्ट कहलाता है, ठीक है। देन फिर आता है स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग इंक्लूड्स स्पीचेस फॉर पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स एंड प्रेजेंटेशन। देन सबसे अपना एंड में आता है टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग में क्या क्या आ सकता है? रिपोर्ट आ सकता है, यूज़र मैनुअल आ सकता है, इंस्ट्रक्शन आता है, वाइट पेपर आ सकता है, प्रोसीजर आता है, साइंटिफिक पेपर्स आता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आता है, ठीक है। तो ये सारा है एग्जाम्पल टेक्निकल राइटिंग का। घबराइए मत, इन सब को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, आगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग समराइज कर लेते हैं क्या क्या था वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग में सबसे पहले अपना था फिक्शनल राइटिंग, देन फिर नॉन फिक्शनल, देन फिर पोएट्री, देन फिर ड्रामा, देन फिर बिजनेस राइटिंग, देन एकेडमिक राइटिंग, देन कॉपी राइटिंग, स्पीच राइटिंग एंड फाइनली टेक्निकल राइटिंग, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ राइटिंग हो गए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग समझते हैं फॉर्म्स एंड टाइप में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे लिखा है इन जनरल द टर्म फॉर्म्स एंड टाइप्स आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली टू रेफर द डिफरेंट कैटेगरीज और क्लासिफिकेशंस ऑफ समथिंग। मतलब जनरली फॉर्म्स एंड टाइप्स को सेम ही माना जाता है ना, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करके भी यूज़ करा जा सकता है। लेकिन देयर कैन बी सब्टल डिस्टिंक्शन बिटवीन टू टर्म्स। मतलब कि इन दोनों टर्म्स के बीच में डिस्टिंक्शन आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट इन विच दे आर यूज्ड। अगर कंटेक्स्ट वेरी कर जाए तो इनमें डिफरेंस आ सकता है। जैसे देखिए, फॉर्म्स टिपिकली रेफर्स टू द वेरियस वेज इन विच समथिंग कैन बी मैनिफेस्टेड और रिप्रेजेंटेड। मतलब कि किसी भी चीज़ को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इट ऑफन इम्प्लाइज अ मोर फ्लेक्सिबल और फ्लूइड क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है ना। हम लोग जनरलाइज्ड बेसिस पे बात करते हैं फॉर्म्स में, वेयर द बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स मे नॉट बी रिजिड। मतलब कि
ये कहीं ना कहीं उतना स्पेसिफिक नहीं होता जितना कि टाइप्स में स्पेसिफिकेशन होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, in the context of technical writing, forms might refer to the different formats or structures of document, such as report, manuals, proposals and specifications. जैसे कि अगर आप टेक्निकल राइटिंग की बात करें तो फॉर्म्स में मतलब राइटिंग के डिफरेंट फॉर्मेट में क्या क्या आ सकता है, रिपोर्ट आ सकता है, मैनुअल्स आ सकता है, प्रोपोजल्स आ सकता है और स्पेसिफिकेशंस आ सकता है। सिमिलरली अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो यहाँ क्या लिखा है, टाइप्स जनरली सजेस्ट डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड कैटेगरीज, मतलब कि अलग अलग वेल डिफाइंड कैटेगरी को ये डिनोट करता है। जहाँ पे फॉर्म क्या था उतना स्पेसिफिक नहीं था, है ना, उतना रिजिड नहीं था कहीं ना कहीं। टाइप क्या होता है, काफ़ी स्पेसिफिक हो जाता है जब किसी कंटेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। इट ऑफन इम्प्लाइज अ मोर स्पेसिफिक एंड क्लियरली डिलिनिएटेड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये मोर स्पेसिफिक हो जाता है कभी भी, है ना, दैट डिफाइंस ईच टाइप। इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेक्निकल राइटिंग, टाइप्स माइट रेफर टू स्पेसिफिक जनरस और स्टाइल्स ऑफ राइटिंग सच एज यूजर मैनुअल्स, वाइट पेपर्स, प्रोसीजर्स एंड सो ऑन। मतलब कि टेक्निकल राइटिंग की बात करें तो टेक्निकल राइटिंग के टाइप में अलग अलग क्या आ सकता है, यूजर मैनुअल आ सकता है, वाइट पेपर आ सकता है और प्रोसीजर्स आ सकता है ना। आगे क्या लिखा है, इन मेनी केसेस द डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म्स एंड टाइप्स में बी सबटल एंड द टर्म्स में बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, मतलब कि फॉर्म्स एंड टाइप को कई बार सेम ही समझ के यूज करा जा सकता है ना। लेकिन अगर आप ये तो ब्रॉडर बेसिस पे देखें तो ये था, लेकिन जब आप स्पेसिफिक हो जाते हैं तो टाइप जो होता है वो अपना कहीं ना कहीं स्पेसिफिक हो जाता है, बहुत कम रेंज के लिए होता है, और फॉर्म जो होता है वो जनरलाइज्ड होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है फॉर्म्स और टाइप्स में जो थोड़ा सा डिफरेंस था उसको आप समझे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग तो हमने देख लिया है ना, जैसे फिक्शनल राइटिंग था, नॉन फिक्शनल राइटिंग था, और भी अलग अलग कॉपी राइटिंग था। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ राइटिंग देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ राइटिंग में क्या है, सबसे पहला है नैरेटिव राइटिंग। नैरेटिव राइटिंग में क्या है, नैरेटिव राइटिंग स्टाइल टेल्स अ स्टोरी विथ कैरेक्टर्स, इवेंट्स एंड प्लॉट्स। मतलब कि नैरेटिव राइटिंग में क्या होता है, एक स्टोरी को हम लोग कैरेक्टर, इवेंट एंड प्लॉट्स के बेसिस पे नरेट करते हैं या फिर बताते हैं। इट कैन बी फाउंड इन फिक्शन, पोएट्री, बायोग्राफी एंड ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, मेमोर्स एंड पर्सनल एसेज। मतलब कि नैरेटिव राइटिंग है वो फिक्शन में पाया जा सकता है, पोएट्री में पाया जा सकता है, बायोग्राफी में पाया जा सकता है, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज में पाया जा सकता है, मेमोर्स में पाया जाता है, एंड पर्सनल एसेज में भी कई बार नैरेटिव राइटिंग पाया जा सकता है ना। बेसिकली नैरेटिव राइटिंग में हम लोग नैरेट करते हैं, है ना, बताते हैं किसी भी स्टोरी को, है ना, इवेंट पे बेस्ड और कैरेक्टर्स पे बेस्ड। नेक्स्ट है अपना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। इसमें क्या होता है, दिस स्टाइल एम्स टू क्रिएट अ विविड पिक्चर इन रीडर्स माइंड बाय यूजिंग सेंसरी डिटेल्स एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। बेसिकली ये क्या करता है कि पिक्चर्स का यूज़ करके या फिर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का यूज़ करके डिस्क्राइब करके किसी भी चीज़ को डिटेल में जाके बताता है। तो ये आता है अपना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन क्रिएटिव राइटिंग, ट्रेवल राइटिंग एंड सर्टेन टाइप ऑफ लिटरेचर। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है वो क्रिएटिव राइटिंग में यूज़ हो सकता है, ट्रेवल राइटिंग में यूज़ हो सकता है और सर्टेन टाइप ऑफ लिटरेचर में यूज़ होता है, जहाँ पे डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हर एक चीज़ को अंदर से अंदर जाकर समझना इंपॉर्टेंट होता है, वो आ जाता है कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के टाइप में, है ना। अभी तक हम लोगों ने नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग देखा, अब हम लोग देखते हैं परसुएसिव राइटिंग, है ना। इसमें क्या है, दिस स्टाइल इज फोकस्ड ऑन कन्विंसिंग द रीडर टू एग्री विथ ऑथर्स व्यू पॉइंट और टेक अ स्पेसिफिक एक्शन। मतलब कि इस राइटिंग स्टाइल में जो ऑथर होते हैं वो रीडर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं अपने व्यू पॉइंट से। ठीक है, इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग, ओपिनियन पीसेज एंड आर्गुमेंटेटिव एसेज, है ना। ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट में वो अपनी बात को कन्वे करना चाहते हैं, है ना, वो आपको मनवाना चाहते हैं कि ये चीज़ सही है कहीं ना कहीं। या फिर ओपिनियन पीसेज में भी यूज़ होता है परसुएसिव राइटिंग, और आर्गुमेंटेटिव ऐसे में भी यूज़ होता है। मतलब आर्गुमेंटेटिव ऐसे मतलब जहाँ पे ऑथर का अपना एक माइंडसेट होता है, अपना एक ओपिनियन होता है। तो ये था परसुएसिव राइटिंग। नेक्स्ट है एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग में क्या आता है, दिस स्टाइल इज यूज टू एक्सप्लेन, इन्फॉर्म और डिस्क्राइब अ टॉपिक इन अ क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। मतलब कि किसी भी चीज़ को
क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में एक्सप्लेन करता है अपना एक्सपोजिटरी राइटिंग, है ना। इट इज़ ऑफन फाउंड इन टेक्स्ट बुक्स, न्यूज़ आर्टिकल्स एंड इंफॉर्मेशनल। टेक्स्ट बुक या फिर न्यूज़ आर्टिकल्स या फिर इंफॉर्मेशनल एसेज, इनमें क्या होता है, चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कहीं ना कहीं। मतलब चीज़ों को घुमा घुमा के नहीं दिया होता है, मतलब जो भी बोलना चाहता है वो कम से कम लाइंस में उसको क्लियर करता है, ताकि लोगों को बोरियत ना फील हो और उनका टाइम सेव हो सके। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने नैरेटिव राइटिंग स्टाइल पढ़ लिया, डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिया, देन फिर हम लोग परसुएसिव पढ़ लिए हैं, एक्सपोजिटरी भी पढ़ लिए हैं। अब आते हैं क्रिएटिव राइटिंग पे। क्रिएटिव राइटिंग में क्या है, दिस स्टाइल इनकम्पोसेस अ वाइड रेंज ऑफ इमेजिनेटिव एंड एक्सप्रेसिव राइटिंग इंक्लूडिंग पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेल्स एंड प्लेज। मतलब कि क्रिएटिव राइटिंग में क्या है कि अलग अलग कैरेक्टर्स का यूज हो सकता है, ताकि आपसे इमेजिन करवा के, है ना, चीज़ों को एक्सप्रेस किया जा सके। मतलब कि वो हो सकता है कि रियल फैक्ट पे बेस हो या नहीं भी हो सकता है ना, जनरली नहीं ही होगा, ताकि एक इमेजिनरी वर्ल्ड आपके सामने क्रिएट किया जा सकता है क्रिएटिव राइटिंग में, या क्रिएटिव राइटिंग का यूज करके। देन फिर अपना आता है फाइनली टेक्निकल राइटिंग। दिस राइटिंग स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। टेक्निकल राइटिंग बेसिकली क्लियर एंड कंसाइज वे में लिखा जाता है। क्लियर मतलब कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और छोटा से छोटा होता है। दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन अबाउट टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ओके, ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पे जो इन्फॉर्मेशन होता है वो क्लियर और कंसाइज मैनर में प्रोवाइड करता है अपना टेक्निकल राइटिंग। इट इज़ कॉमनली यूज इन यूजर मैनुअल्स, रिपोर्ट्स एंड साइंटिफिक पेपर्स। ठीक है, यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक फॉर्म्स ऑफ राइटिंग एंड टाइप्स ऑफ राइटिंग को समझा है। फॉर्म्स ऑफ राइटिंग में क्या होता था, फिक्शनल राइटिंग होता था, नॉन फिक्शनल राइटिंग होता था, पोएट्री होता था एंड अदर फॉर्म्स होता था। ठीक है। टाइप्स ऑफ राइटिंग में क्या क्या था, अपना नैरेटिव था, डिस्क्रिप्टिव था, एक्सपोजिटरी था, परसुएसिव था, क्रिएटिव था, टेक्निकल था। और एक हो सकता है अपना जनरल राइटिंग। जनरल राइटिंग किसको बोलते हैं, बेसिकली जब भी हम एक ह्यूज ऑडियंस बेस को टारगेट करते हैं किसी भी टॉपिक या किसी भी इंटरेस्ट पे, तो उसको हम जनरल राइटिंग बोलते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ राइटिंग आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों ही जो चीज़ थी, फॉर्म्स ऑफ राइटिंग या टाइप्स ऑफ राइटिंग, ये सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और टाइप्स ऑफ राइटिंग तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे या सब टॉपिक पे। अब आते हैं प्रॉपरली टेक्निकल राइटिंग पे। अभी तक आप लोग राइटिंग क्या होता है ये समझ गए होंगे, अलग अलग फॉर्म्स क्या है राइटिंग के ये समझ गए होंगे, और टाइप्स क्या है राइटिंग के ये समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं टेक्निकल राइटिंग पे। देन अपना टॉपिक है व्हाट इज टेक्निकल राइटिंग, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। मतलब टेक्निकल राइटिंग किसको बोलते हैं और इसके एट्रीब्यूट्स क्या है ये हम जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा है टेक्निकल राइटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स दैट कन्वेज टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर। मतलब कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन को क्लियर एंड कंसाइज मैनर में अपना टेक्निकल राइटिंग एक्सप्रेस करता है या बताता है ना। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टेक्निकल राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग। मतलब टेक्निकल राइटिंग एक राइटिंग का फॉर्म है डेट कम्युनिकेट्स कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन इन ए क्लियर एंड कंसाइज मैनर। मतलब कि किसी भी कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन को क्लियर और कंसाइज मैनर में अपना टेक्निकल राइटिंग बताता है ना। क्लियर मतलब कि किसी भी टॉपिक पे एकदम ही क्लियरिटी होना चाहिए, और कंसाइज मतलब ब्रीफ, है ना, छोटे से छोटे में इंफॉर्मेशन को वो कन्वे कर दे रहा है, इसी को हम लोग कंसाइज बोलते हैं। आगे लिखा है इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन फील्ड्स सच एज इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड बिजनेस टू कन्वे टेक्निकल कंसेप्ट्स। बेसिकली ये इंजीनियरिंग फील्ड में, साइंस फील्ड में, या फिर टेक्नोलॉजी फील्ड में, या फिर मेडिकल फील्ड में, या फिर बिजनेस फील्ड में यूज किया जा सकता है। किस चीज़ के लिए, टेक्निकल कंसेप्ट को, प्रोसीजर्स को, इंस्ट्रक्शन को, और भी अदर कोई इंस्ट्रक्शन हो तो उनको पहुंचाने के लिए। किनके पास, तो किसी भी स्पेसिफिक ऑडियंस के पास। जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग में अगर हम लोग कोई टेक्निकल राइटिंग की बात करें, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो वो इंजीनियर्स के लिए ही बना होगा कहीं ना कहीं, है ना। उसी तरह साइंस के लिए बात करें तो, अगर ब्रॉडर ऑडियंस की बात नहीं करें, स्पेसिफिक बात करें, तो साइंस के लिए जो भी टेक्निकल राइटिंग बनेगा वो जनरली रिसर्चर या फिर साइंटिस्ट के लिए बन सकता है ना। इसी तरह टेक्नोलॉजी के लिए जो भी टेक्निकल राइटिंग बनेगा वो हो सकता है टेक इंथुजियास्ट्स के लिए बन सकता है। तो ये थे अपने थोड़े से इंट्रो टेक्निकल राइटिंग के। तो उम्मीद है
व्हाट इज टेक्निकल राइटिंग आपको समझ में आ गया होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। एट्रीब्यूट्स को आप फीचर्स भी बोल सकते हैं, मतलब टेक्निकल राइटिंग के फीचर्स क्या क्या है। दो फीचर्स तो यहीं पे आपको दिख गया। सबसे पहला कि वो कंसाइज होता है, मतलब ब्रीफ होता है, और दूसरा क्लियर होता है काफ़ी, मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को बताया जाता है वहाँ पे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखा जाता है ना। तो चलिए देखते हैं फीचर्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग या एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग को। एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग में सबसे पहला है क्लियरिटी। ऑब्वियसली टेक्निकल राइटिंग शुड बी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब टेक्निकल राइटिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, तभी तो लोग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आसानी से समझ पाएंगे, है ना। एम्बिग्यूटी एंड वैग्यूनेस शुड बी अवॉइडेड टू इंश्योर दैट द मैसेज इज इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड। एम्बिग्यूटी मतलब कोई भी दोहरा माइंडसेट नहीं होना चाहिए किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी इंस्ट्रक्शन को लेके। वैग्यूनेस मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं सही से नहीं पता चलना, इसको हम लोग वैग्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को अवॉइड करना है, मतलब एम्बिग्यूटी नहीं आना चाहिए और वैग्यूनेस नहीं आना चाहिए जब भी हम लोग टेक्निकल राइटिंग लिख रहे हैं हो तो, ठीक है। सेकंड है एक्यूरेसी, मतलब जितना एक्यूरेट होगा टेक्निकल राइटिंग या टेक्निकल रिटन डॉक्यूमेंट, है ना, उतना बेटर होगा अपने लिए, ताकि इन्फॉर्मेशन उतना अच्छे से कन्वे हो पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल राइटिंग मस्ट बी फैक्चुअली एक्यूरेट, मतलब वो फैक्चुअली एक्यूरेट होना चाहिए टेक्निकल राइटिंग। प्रोवाइडिंग प्रिसाइज एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, मतलब प्रिसाइज मतलब एकदम ही टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए कहीं ना कहीं। इट शुड बी बेस्ड ऑन थ्रू रिसर्च एंड वेरिफिकेशन ऑफ डेटा टू मेंटेन क्रेडिबिलिटी, मतलब ये रिसर्च पे बेस्ड होना चाहिए ताकि जो भी हम लोग डेटा बता रहे हैं उसका क्रेडिबिलिटी बना रहे, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग में अभी तक दो फीचर्स पढ़े हम लोगों ने, क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी। तीसरा फीचर है ऑडियंस अवेयरनेस। इसमें क्या है, टेक्निकल राइटिंग इज टेलर्ड टू द नीड्स एंड नॉलेज लेवल ऑफ इट्स इंटेंडेड ऑडियंस वेदर दे आर मैनेजरियल और जनरल रीडर्स। बेसिकली ये जो टेक्निकल राइटिंग है उसको ऑडियंस के बेसिस पे लिखा जाता है, मतलब ये सबसे पहले केयर किया जाता है कि किस ऑडियंस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है या राइटिंग है वो लिखा जा रहा है। राइटर्स शुड कंसिडर द बैकग्राउंड एंड एक्सपर्टाइज ऑफ रीडर्स व्हेन प्रेजेंटिंग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, है ना। कोई भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने से पहले जो भी अपने ऑडियंस है या रीडर्स है उनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियर है, ठीक है, तो उसको तो आप कोई भी टेक्निकल राइटिंग या टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देंगे तो उन्हें समझ में आएगा, लेकिन वही सेम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आप जनरल ऑडियंस, जैसे मान लीजिए कोई भी एक नॉर्मल वर्कर है ना, जो कि नॉर्मल कोई वर्क कर रहा है, तो उसे अगर आप सेम टेक्निकल चीज़ जो इंजीनियर को आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसके सामने अगर वो प्रेजेंट करेंगे तो समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा, या आएगा भी तो थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडियंस को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉन्साइजनेस। कंसाइज मतलब ब्रीफली लिखना, है ना। टेक्निकल राइटिंग जो होता है वो ब्रीफ होता है, कम से कम लाइंस या कम से कम वर्ड्स का यूज़ किया जाता है लिखने के लिए, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने चार फीचर पढ़ लिया। पहला क्या था, क्लियरिटी, देन था एक्यूरेसी, देन था ऑडियंस अवेयरनेस, देन था कंसाइजनेस। अगला है यूज ऑफ विजुअल्स। यूज ऑफ विजुअल्स मतलब टेक्निकल राइटिंग में हम लोग विजुअल्स का यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या फिर ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। कई बार ऐसा होता है हम लोग अपना इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करें तो ऑडियंस बोर हो जाते हैं, तो उनको बोरियत से बचाने के लिए हम लोग विजुअल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक फीचर है टेक्निकल राइटिंग का, मतलब कि विजुअल्स का यूज़ करना भी एक फीचर है टेक्निकल राइटिंग का। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो भी अपना टेक्निकल राइटिंग है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, है ना। तो टेक्निकल राइटिंग काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, तो ये भी एक उसका फीचर है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब जो भी अपना टेक्निकल राइटिंग का डॉक्यूमेंट होता है वो किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या फिर एम पे फोकस्ड होता है, ठीक है। तो उम्मीद है जितने भी एट्रीब्यूट्स थे टेक्निकल राइटिंग के वो आपको समझ में आए होंगे। सबसे पहला क्या है, क्लियरिटी, है ना। देन फिर कंसाइजनेस, यूज ऑफ विजुअल्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, है ना। और क्या था, ऑडियंस अवेयरनेस हो गया, एक्यूरेसी हो गया। तो उम्मीद है एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग पे।
तो टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से जो कॉमन टाइप्स है उसको हमने यहाँ पे लिया है। सबसे पहला यूज़र मैनुअल्स एंड गाइड्स। तो बेसिकली जब भी आप कोई भी नया फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हैं या फिर बहुत सारे, इवन आप मेडिसिन भी लेते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं मैनुअल्स लिखा होता है, मतलब उसको कैसे यूज़ करना है। तो उसी को हम लोग यूज़र मैनुअल्स या गाइड्स बोलते हैं। तो ये भी एक टेक्निकल राइटिंग का टाइप है। नेक्स्ट है टेक्निकल रिपोर्ट। इसमें क्या आता है, प्रेजेंट्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च फाइंडिंग्स और प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, ऑफन फॉलोइंग अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। बेसिकली टेक्निकल रिपोर्ट में किसी भी एक्सपेरिमेंट पे या फिर रिसर्च के फाइंडिंग पे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन दिया होता है। नेक्स्ट है अपना प्रपोजल। प्रपोजल में क्या है, टेक्निकल राइटिंग इज ऑफन यूज्ड टू क्रिएट प्रपोजल्स फॉर प्रोजेक्ट्स, रिसर्च ग्रांट्स और बिजनेस इनिशिएटिव्स। बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या फिर रिसर्च के लिए जब भी हम परमिशन लेने जाते हैं, या फिर किसी भी बिजनेस इनिशिएटिव के लिए जब भी हम किसी के सामने डील रखने जाते हैं, तो उसे हम प्रपोजल बोलते हैं, मतलब प्रपोज करना, किसी को बताना, है ना। These documents outline the objectives, methodology and budget of the proposed endeavors, है ना। इससे क्या समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी बिजनेस आप खड़ा करने जा रहे हैं, जैसे आजकल, सॉरी, बिजनेस, आजकल बहुत लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो बेसिकली कोई भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले उसका एक एम होता है ना। देन फिर उसका मेथोडोलॉजी होता है, मतलब किस मेथड से वो वर्क करेगा कंपनी। देन फिर उसका कुछ एस्टिमेटेड बजट होता है। तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ फंड चाहिए होता है, तो हम लोग फंड रेज करने के लिए किसी भी इन्वेस्टर के पास जाते हैं या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं, है ना। तो उन्हें हम बताएंगे सबसे पहले कि हमारे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथोडोलॉजी कैसे वर्क करता है हमारे कंपनी में, और बजट क्या है, कितना हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो कितना हम लोग प्रॉफिट में आ सकते हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और अगर उन्हें वो चीज़ पसंद आती है तो फाइनली वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं फंड कहीं न कहीं। तो इसी को हम लोग प्रपोज़ल कह सकते हैं बिज़नेस के टर्म में। सिमिलरली रिसर्च ग्रांट के टर्म में आप समझना चाहें तो रिसर्च के लिए कई बार साइंटिस्ट गवर्नमेंट के सामने अपना प्रपोज़ल रखते हैं कि अगर हम इस चीज़ पे रिसर्च करें, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ ले लीजिए, मान लीजिए बनाना ट्री पे रिसर्च करें। रिसर्च करके कोई प्रॉफ़िटेबल चीज़ या फिर कोई फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल चीज़ आप बना सकते हैं। कोई साइंटिस्ट ये दावा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट हो सकता है उन्हें कुछ फंड दे दे ताकि वो अपने चीज़ों को या फिर अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सके। तो ये प्रपोज़ल में आता है, इसी को हम लोग प्रपोज़ल बोल सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा यूज़र मैनुअल, टेक्निकल रिपोर्ट और प्रपोज़ल जो है वो टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग है। नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप में आता है व्हाइट पेपर, है ना। नेक्स्ट टाइप में आता है व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर क्या है, व्हाइट पेपर्स आर ऑथोरेटिव रिपोर्ट्स और गाइड्स दैट प्रोवाइड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। मतलब वाइट पेपर क्या करता है, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे, ऑफन रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेज। मतलब टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्री ट्रेंड्स या फिर किसी भी चीज़ को कैसे सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है, इस पे बात करता है वाइट पेपर, ठीक है, इन डिटेल। नेक्स्ट है अपना प्रोसीजर मैनुअल। प्रोसीजर मैनुअल में क्या आता है, टेक्निकल राइटर्स क्रिएट प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। मतलब किसी भी टास्क को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो होता है उसी को हम लोग प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग लैब में जाते होंगे तो प्रोसीजर लिखते हैं ना वहाँ पे, कैसे कैसे आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को किए हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टास्क को करने के लिए जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है उसी को हम लोग प्रोसीजर मैनुअल में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है अपना स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का फीचर को हम लोग स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट का अलग अलग फीचर हो सकता है ना, तो उनको हम लोग स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। ये भी टाइप ऑफ टेक्निकल राइटिंग है। नेक्स्ट टाइप है अपना बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में क्या आता है, आउटलाइंस द गोल्स, स्ट्रेटजीज एंड फाइनेंशियल डिटेल ऑफ ए बिजनेस वेंचर। बेसिकली बिजनेस प्लान में क्या होता है, बिजनेस का गोल रहता है, कैसे कैसे वो बिजनेस ग्रो करेगा, उसका स्ट्रेटजी रहता है और फाइनेंशियल डिटेल रहता है बिजनेस वेंचर का। नेक्स्ट है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन,
ठीक है, इसमें क्या रहता है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू यूज एंड इंटीग्रेट एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब किसी भी एप्लीकेशन को कैसे यूज करें, वो होता है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में। नेक्स्ट है ट्रेनिंग मटेरियल। इसमें क्या आता है, टेक्निकल राइटिंग इज यूज टू डेवलप ट्रेनिंग मैनुअल्स, ई लर्निंग मॉड्यूल्स एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स टू एजुकेट यूजर्स अबाउट अ पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेज। मतलब यूजर्स को किसी भी पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी या प्रोसेस के बारे में बताना, ट्रेन करना, उसी को हम लोग ट्रेनिंग मटेरियल में कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए आपने लैपटॉप खरीदा है, ठीक है, तो लैपटॉप को कैसे यूज़ करना है, वो लैपटॉप जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मटेरियल में आता है। ठीक है, तो ये सारे थे टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। तो एक बार समराइज कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग में क्या क्या था। यूजर मैनुअल्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स, प्रोपोजल्स, वाइट पेपर्स, प्रोसीजर मैनुअल्स, स्पेसिफिकेशंस, बिजनेस प्लान्स, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग मटेरियल्स, ये सारे थे टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। अब हम लोग देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। सबसे पहला बेनिफिट है क्लियरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली जो भी टेक्निकल राइटिंग होता है वो इस वे में प्रेजेंटेड होता है ताकि वो एकदम ही क्लियर हो और अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़र फ्रेंडली डॉक्यूमेंटेशन। मतलब कि जो भी अपना टेक्निकल राइटिंग है वो यूज़र फ्रेंडली हो, मतलब यूज़र को आसानी से समझ में आए कहीं ना कहीं, है ना। या फिर किसी भी प्रोडक्ट को कैसे ऑपरेट करना है, ये सारी प्रोसेस अगर उस टेक्निकल डॉक्यूमेंट में है तो उन्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूस्ड मिसकम्युनिकेशन। इसमें क्या, बाय प्रोवाइडिंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टेक्निकल राइटिंग रिड्यूसेस द चांस ऑफ मिसकम्युनिकेशन। बेसिकली टेक्निकल राइटिंग क्या होता है, प्रिसाइज होता है और एक्यूरेट होता है, जिसकी वजह से जो चांसेज है मिसकम्युनिकेशन के वो कम हो जाते हैं, एरर्स के चांसेज है वो कम हो जाते हैं, कन्फ्यूजन के जो चांसेज है वो कम हो जाते हैं। तो ये सारे हैं बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। और भी बेनिफिट्स देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें क्या है, इट प्रोमोट्स कंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेशन, इंश्योरिंग दैट टेक्निकल इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस वेरियस डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट लिखा जा रहा है वो यूनिफॉर्मली अच्छे से लिखा गया हो, इसको हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट सेविंग। वेल रिटेन टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन सेव्स टाइम फॉर बोथ राइटर्स एंड रीडर्स। अगर कोई भी टेक्निकल राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, मैसेज जो भी है उस राइटिंग में वो अच्छे से लिखा गया राइटर के द्वारा, तो वो दोनों ही राइटर और रीडर के टाइम को कहीं ना कहीं सेव करेगा, है ना। टाइम के अलावा कॉस्ट को भी वो सेव करेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसमें किसी भी टास्क को करना है तो उसका जो भी करने का तरीका है वो अच्छे से अगर पहले से बताया होगा तो कहीं न कहीं जो इंजीनियर्स उसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे या जो भी प्रोफेशनल उसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, उनको आसानी से अगर वो समझ में आ गया तो कहीं न कहीं वहाँ पे टाइम भी बच सकती है चीज़ों को करने में और कॉस्ट भी सेव किया जा सकता है। उसी चीज़ को अगर अच्छे से नहीं लिखा गया होगा, अगर उसमें एम्बिग्यूइटी होगी कोई भी, तो टाइम एंड कॉस्ट ज़्यादा लग सकता है। ठीक है? तो टेक्निकल राइटिंग क्या करता है, टाइम एंड कॉस्ट को भी सेव करता है। नेक्स्ट है कंप्लियंसेज एंड लीगल सपोर्ट। टेक्निकल राइटिंग इज एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज विथ specific regulation, ensuring that documentation complies with legal requirement and industry standard। मतलब टेक्निकल राइटिंग इस तरीके से लिखा जाता है ताकि वो किसी भी इंडस्ट्री में उसके लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे और वो जितने भी गवर्नमेंट रूल्स है या फिर रेगुलेशन है उनको सपोर्ट करते हुए, केयर करते हुए लिखा जाता है किसी भी टेक्निकल राइटिंग को। नेक्स्ट है इन्हांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। Good technical writing aids in troubleshooting and problem solving by providing clear instruction and explanation। Obviously किसी भी टेक्निकल राइटिंग वाले डॉक्यूमेंट में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी क्लियर होते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है वो कहीं ना कहीं इन्हांस हो जाता है, मतलब कि प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है ना। हेल्पिंग यूजर्स ओवरकम चैलेंजेस इफेक्टिवली। अगर वो यूज़र के लिए लिखा गया टेक्निकल डॉक्यूमेंट या टेक्निकल राइटिंग तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग को इन्हांस करता है। तो ये सारे थे बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। कौन कौन से थे, क्लैरिटी, यूज़र फ्रेंडली डॉक्यूमेंटेशन, रिड्यूस्ड मिसकम्युनिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, टाइम एंड कॉस्ट सेविंग, कंप्लियंसेज एंड लीगल सपोर्ट एंड इन्हांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पेडिमेंट्स टू टेक्निकल राइटिंग। इम्पेडिमेंट्स मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, डिफ़िकल्टीज़। मतलब टेक्निकल राइटिंग को लिखने में क्या क्या डिफ़िकल्टी आ सकती है
उसे जानते हैं अब हम लोग। ये जितने भी सब टॉपिक है जैसे फॉर्म्स ऑफ राइटिंग हो गया, टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग हो गया, देन फिर बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग हो गया, एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग हो गया, ये सारे प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को लाइटली ना लें, आप हर टॉपिक को टाइम देकर पढ़ें ताकि आपको समझ में भी आ जाए। और इसे दिमाग में रखना है तो आप चीज़ों को लिख भी सकते हैं, लिखेंगे तो ज़्यादा आपके दिमाग में रहेगा। इसीलिए आप वीडियो को अगर आप इंटू टू के भी स्पीड पे देख रहे हैं तो आप चीज़ों को लिख ले कॉपी, ताकि आपके ब्रेन में वो लॉन्ग टाइम तक रह पाए, है ना, एटलीस्ट एग्जाम तक तो रह ही पाए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इम्पेडिमेंट्स टू टेक्निकल राइटिंग, मतलब टेक्निकल राइटिंग को लिखने में क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है, इसको जानते हैं। सबसे पहले है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर। इसमें क्या है, टेक्निकल राइटिंग ऑफन deals with complex and specialized topics which can be challenging to understand and communicate effectively। देखिए, टेक्निकल राइटिंग क्यों लिखा जाता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। अगर वो अच्छे से नहीं लिखा गया तो फिर क्या होगा, जो भी कम्युनिकेशन है या जो भी स्टेप्स है चीज़ों को करने के लिए वो सारा क्लियर नहीं होगा कहीं ना कहीं, तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, नॉलेज लेवल एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस कैन हिंडर द क्रिएशन ऑफ क्लियर एंड रिलेवेंट टेक्निकल कंटेंट, ठीक है। अगर ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं होगी, है ना, तो टेक्निकल राइटिंग सही तरीके से नहीं भी लिखा जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑडियंस है ना, कोई भी ऑडियंस है जैसे प्रोफेशनल लेवल का ऑडियंस है, और हम उसको उस लेवल का डॉक्यूमेंटेशन करके नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगी, कहीं ना कहीं हिंडर हो जाएगी चीज़ें, मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। या फिर हो सकता है कि जो भी लिखा गया डॉक्यूमेंट है उसको दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दे वो प्रोफेशनल, तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट है जार्गन एंड टर्मिनोलॉजी, मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी टर्म का बार बार यूज़ करना, इसको हम लोग जार्गन बोलते हैं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई एक वर्ड या कोई भी टर्म जो कि कॉम्प्लेक्स बनाता है उस डॉक्यूमेंट को, उसे हम जार्गन बोल सकते हैं, ठीक है। तो बार बार किसी चीज़ को यूज़ करना एक डॉक्यूमेंट में अनप्लीजेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। Inadequate clarity, poor organization or lack of structure can impede the reader's comprehension of technical documents। मतलब कि अगर डॉक्यूमेंट अच्छे से स्ट्रक्चराइज्ड नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं ऑडियंस को पढ़ने में दिक्कत हो सकता है या समझने में दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट है विजुअल कम्युनिकेशन। इनसफिशिएंट यूज ऑफ विजुअल एड्स, डायग्राम्स और इलस्ट्रेशंस कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर रीडर्स टू ग्रैस्प टेक्निकल कंसेप्ट। मतलब जब भी हम लोग टेक्निकल कंसेप्ट का यूज़ करते हैं तो अगर हम विजुअल एड्स, डायग्राम्स, इलस्ट्रेशन का नहीं यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो बोरिंग बन जाए, थोड़ा कम समझ में आए, ऑडियंस का रिटेंशन कम रख पाए। इसीलिए हम लोग को विजुअली अपीलिंग बनाना पड़ता है किसी भी डॉक्यूमेंट को, ताकि लोगों को समझ में भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बना रहे, है ना। नेक्स्ट है रिवीजन एंड एडिटिंग। इनएडिक्वेट रिवीजन एंड एडिटिंग processes may lead to errors, inconsistencies और unclear explanation in technical document। मतलब अगर कोई भी टेक्निकल राइटिंग लिखा गया, उसको ढंग से दोबारा से रिवाइज नहीं किया गया, उसको एडिट नहीं किया गया ढंग से, मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट आप लिखते हैं उसको दोबारा से मिलाइएगा नहीं, तो हो सकता है उसमें एरर हो सकता है ना। तो अगर वो फर्स्ट ही कॉपी में चला जाता है ऑडियंस के पास, तो उसमें कोई एरर रह जाता है, तो वो हो सकता है मिस इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं उनके पास चले जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस होती है टेक्निकल राइटिंग में। नेक्स्ट क्या है, टाइम कॉन्स्टेंट। टाइट डेडलाइंस एंड टाइम प्रेशर कैन लिमिट द राइटर्स एबिलिटी टू थॉरोली रिसर्च, प्लान एंड क्राफ्ट हाई क्वालिटी टेक्निकल कंटेंट। मान लीजिए जो भी टेक्निकल राइटर है उसको कम से कम टाइम दिए किसी भी चीज़ को अच्छे से लिखने के लिए, तो हो सकता है कम से कम टाइम में चीज़ें मेसअप हो जाए, तो ये भी इम्पेडिमेंट टू टेक्निकल राइटिंग हो गया या डिफ़िकल्टी टू टेक्निकल राइटिंग हो गया। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन एंड चैलेंजेस। इसमें क्या है, डिफिकल्टी इन कोलैबोरेटिंग विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स और अदर टीम मेंबर्स कैन हिंडर द गैदरिंग ऑफ एक्यूरेट एंड रिलेवेंट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए जो टेक्निकल राइटर है उसे कोलैबोरेट करने के लिए बोला गया किसी भी मेंबर के साथ, और उसके साथ उसका वाइब मैच नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे जो ओपिनियन का मैच नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी होगी टेक्निकल राइटिंग स्ट्रक्चराइज्ड करने में या स्ट्रक्चर्ड करने में। तो उम्मीद है जो भी डिफ़िकल्टी है टेक्निकल राइटिंग को लिखने में वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, ओवरकमिंग दीज इम्पेडिमेंट्स रिक्वायर्स टेक्निकल राइटर टू डेवलप
स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, मतलब जो भी टेक्निकल राइटर है उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मतलब जिस भी सब्जेक्ट मैटर पे जो टेक्निकल राइटर लिख रहे हैं उसका डीप अंडरस्टैंडिंग उन्हें होना चाहिए। एंड अ कमिटमेंट टू क्लैरिटी एंड प्रिसीजन इन देयर राइटिंग, मतलब कि वो कमिटेड हो कि उनका राइटिंग जो है वो काफ़ी क्लियर हो और प्रिसाइज हो, कहीं ना कहीं टॉपिक से ही रिलेटेड हो, उससे बाहर नहीं जाए। ठीक है, तो उम्मीद है इतना कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग समझे कि राइटिंग किसको बोलते हैं। देन फिर हम लोग फॉर्म्स ऑफ राइटिंग समझे, फिर टाइप्स ऑफ राइटिंग समझे, फॉर्म्स एंड टाइप्स में क्या डिफरेंस है उसे हम लोग समझे। देन फिर हम लोग समझे टेक्निकल राइटिंग क्या होता है। देन फिर टेक्निकल राइटिंग का फीचर क्या है अलग अलग। देन फिर हम लोग टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग पढ़े। देन लास्ट में हम लोग टेक्निकल राइटिंग को लिखने में क्या क्या डिफिकल्टी हो सकता है ये पढ़े। ये सारा ही टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद चीज़ों को लिखेंगे कॉपी और पेन लेकर, है ना। कहीं न कहीं नोटबुक पे लिखने पे चीज़ें माइंड में ज़्यादा देर रहेगी। आप इस वीडियो को देख के चले जाइएगा तो फिर समझ में तो आ ही जाएगा आपको, लेकिन वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहेगी नहीं। तो एटलीस्ट आप चीज़ों को शॉर्टकट में भी 1 या 2 बार लिख के ट्राई कर लें ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। इस वीडियो को बनाया ही गया है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो भी टॉपिक इसमें लिया गया वो एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सप्रेसिंग वर्सेस इम्प्रेसिंग देखेंगे। ठीक है, और उसमें ऑडियंस के टाइप्स को भी समझेंगे, मतलब ऑडियंस कौन कौन से अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको सारा कुछ अभी तक जितना कुछ बताया गया वो सारा कुछ समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और अगर उतना अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप फ्री हैं जो भी करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेसिकली ये अपना सेकेंड वीडियो है टेक्निकल राइटिंग सीरीज़ का। पहले वीडियो में हम लोगों ने राइटिंग के बारे में समझा था, क्या क्या टाइप्स ऑफ राइटिंग होते हैं, फॉर्म्स ऑफ राइटिंग होते हैं, ये भी देखा था। देन फिर हम लोग टेक्निकल राइटिंग किसे बोलते हैं, उसके टाइप्स क्या थे, उसके बेनिफिट्स क्या थे, एट्रीब्यूट्स क्या थे, एंड लास्ट में इम्पेडिमेंट्स क्या थे या फिर डिफ़िकल्टी टेक्निकल राइटिंग को लिखने में क्या क्या आते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक्सप्रेसिंग वर्सेज इम्प्रेसिंग को देखेंगे, उसके अलावा भी एक दो और भी टॉपिक है जिसे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अपना लेसन का आउटलाइन कैसे होने वाला है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड टेक्निकल राइटिंग देखेंगे, मतलब एक टेक्निकल राइटिंग को किस तरीके से लिखा जाए ताकि वो अच्छे से दिखे, अच्छे से यूजर्स के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, उन्हें प्लीजिंग लगे, है ना। ये देखेंगे, मतलब उनका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। देन फिर हम लोग टाइप्स ऑफ ऑडियंस को समझेंगे कि ऑडियंस कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग लिखते हैं तो वो किसी ना किसी एक सेट ऑफ ऑडियंस के लिए ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ऑडियंस को समझना काफ़ी ज़रूरी है किसी भी चीज़ को लिखने से पहले। देन फिर हम लोग एंड में एक्सप्रेसिंग वर्सेज इम्प्रेसिंग को देखेंगे। ये बार बार सेमेस्टर एग्जाम में आते रहते हैं, एक्सप्रेसिंग वर्सेज इम्प्रेसिंग। ये 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं और फिर 7 मार्क्स में भी आ सकते हैं, जनरली 4 मार्क्स में ये आते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ए गुड टेक्निकल राइटिंग, मतलब एक अच्छी टेक्निकल राइटिंग किस तरीके की होती है ये हमें देखना है। तो यहाँ पे लिखा है अ वेल स्ट्रक्चर्ड टेक्निकल राइटिंग टिपिकली इंक्लूड्स क्लियर सेक्शंस सच एज इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। मतलब एक अच्छे से लिखा हुआ टेक्निकल राइटिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, ऑब्वियसली, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस पूरे ही जो डॉक्यूमेंट है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देन फिर ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव से ये पता चलेगा कि किस सेक्शन में हमें क्या करना है या क्या एम है, किस चीज़ को समझना हमारा एम है किस सेक्शन में, ये पता चलेगा। देन फिर उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ये पता चलेगा मेथोडोलॉजी वाले सेक्शन में। देन फिर हम लोग जो भी मेथड है उसको अप्लाई करके क्या रिजल्ट आएगा ये हम लोग देखेंगे। देन फिर फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो टेक्निकल राइटिंग में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। बेसिकली स्टार्टिंग में अपना एम रहेगा, देन फिर मेथड ऑफ वर्किंग रहेगा, देन फिर रिजल्ट रहेगा, देन फिर कंक्लूजन रहेगा। ठीक है, और एक अच्छा टेक्निकल राइटिंग में कंसाइज लैंग्वेज यूज़ होना चाहिए, मतलब कि ब्रीफ लैंग्वेज यूज़ होना चाहिए।
जो कि लॉजिकली ऑर्डर्ड हो और विजुअल एड्स के साथ हो। विजुअल एड्स मतलब उसमें कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हों विजुअली। विजुअली मतलब फिगर के हेल्प से, है ना। क्योंकि फिगरेटिव जो भी चीज़ है, मतलब फिगर बना हुआ कोई भी चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा इंप्रेशन छोड़ती है, तो वो ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में रिटेन रहेगी कहीं ना कहीं। इसीलिए एक अच्छा टेक्निकल राइटिंग में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो वो कंसाइज होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हैं आप। ऑर्गेनाइज्ड ये होना चाहिए। सबसे पहले कंसाइज, देन फिर स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, देन फिर उसमें विजुअल एग्जांपल्स होने चाहिए। विजुअल एग्जांपल्स होते हैं तो वो यूजर्स को कहीं ना कहीं ईजी कर देते हैं या फिर अंडरस्टैंडेबल बना देते हैं। तो ये सारा चीज़ रहेगा तो एक टेक्निकल राइटिंग सक्सेसफुल मान सकते हैं या फिर अच्छे तरीके से लिखा हुआ मान सकते हैं आप। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ गुड टेक्निकल राइटिंग। बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग एग्ज़ाम में कब करेंगे, कभी टेक्निकल राइटिंग पे नोट्स लिखने को आ गया तो उसमें हम इस कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ ऑडियंस। मतलब कि जो भी हम टेक्निकल राइटिंग लिख रहे होते हैं वो किसी ना किसी ऑडियंस बेस के लिए लिख रहे होते हैं। तो ऑडियंस बेस किस टाइप के होते हैं इसे भी तो हमें समझना ज़रूरी है ना। कहीं ना कहीं कि जो भी टेक्निकल राइटिंग है वो हम किस ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं। तो जिस ऑडियंस के लिए लिख रहे होंगे उनके लिए अलग अलग तरीके से लिखेंगे हम, क्योंकि हो सकता है कोई ऑडियंस बिगिनर हो, कोई एक्सपर्ट लेवल का हो, कोई डेवलपर हो, ठीक है। तो वही हम देखना चाहते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती है टाइप्स ऑफ ऑडियंस में। तो देखिए बेसिकली जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो एक हायरार्की में नहीं है। हायरार्की मतलब एक ऑर्डर में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ओवरऑल जानना है कि ऑडियंस कितने तरीके के हो सकते हैं, है ना। ये नहीं जानना है कि पहले कौन से ऑडियंस आते हैं फिर बाद में कौन आते हैं, ठीक है। वो तो आप बाद में डिसाइड कर पाएंगे, लेकिन चलिए देखते हैं ऑडियंस कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एंड यूजर्स को। इसमें क्या आते हैं, दीज आर द इंडिविजुअल्स हु विल बी यूजिंग द प्रोडक्ट, सिस्टम और सॉफ्टवेयर फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस। मतलब कि ये बेसिकली वैसे इंडिविजुअल होते हैं जो कि प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होंगे या फिर सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होंगे या फिर सिस्टम को यूज़ कर रहे होंगे। Technical documentation for end users should focus on providing clear, user-friendly instructions, troubleshooting tips and basic practices. बेसिकली जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए उस प्रोडक्ट के डब्बे में वो क्लियर होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और उसमें ट्रबल शूटिंग का टिप्स होना चाहिए। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसे कैसे सॉल्व करना है वो होना चाहिए। और जो भी प्रोडक्ट है उसको अच्छे तरीके से हम कैसे यूज़ करें उसके बारे में लिखा होना चाहिए उस टेक्निकल राइटिंग में, ठीक है। तो ये तो यूज़र वाली चीज़ हो गई, ठीक है। तो यूज़र भी तीन तरीके के हो सकते हैं। एक तो बिगिनर यूज़र हो सकते हैं जिसको हम नोवाइस यूजर्स भी बोल सकते हैं। देन फिर आते हैं इंटरमीडिएट यूजर्स, देन फिर आते हैं एक्सपर्ट यूजर्स। बिगिनर यूज़र मतलब ये वैसे यूज़र हो गए जो कि फर्स्ट टाइम किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। अभी के टाइम पे बहुत एजेड लोग स्टार्टिंग से तो छोटा वाले फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। अभी के टाइम पे अगर वो स्मार्टफ़ोन पे स्विच करते हैं तो कहीं न कहीं वो एक नोवाइस यूज़र है उस स्मार्टफ़ोन के, है ना। देन फिर इंटरमीडिएट यूज़र्स में कौन आता है जो कि थोड़ा बहुत छोटे वाले फ़ोन को यूज़ कर रखे हैं, उसका नॉलेज भी है थोड़ा बहुत उन्हें। देन फिर वो लोग स्विच कर रहे हैं बड़े वाले मोबाइल फ़ोन पे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल मोबाइल फ़ोन का ले रहा हूँ, तो इन्हें इंटरमीडिएट यूज़र्स बोल सकते हैं। तीसरा है एक्सपर्ट यूज़र्स। मतलब अभी का जो यंग जनरेशन है वो लोग कहीं न कहीं एक्सपर्ट यूज़र्स में आते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से नॉलेज होती है स्मार्टफ़ोन की, है ना। तो नोवाइस यूज़र के लिए क्या होना चाहिए, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं इन तीनों ही यूज़र के लिए क्या होना चाहिए, जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है या टेक्निकल राइटिंग है, जो भी प्रोडक्ट है। जैसे अभी के लिए स्मार्टफ़ोन बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्मार्टफ़ोन में जो भी यूज़र मैनुअल है वो एकदम ही कंसाइज़ होना चाहिए पहली बात, ठीक है। उसके बाद वो क्लियर होना चाहिए। देन फिर क्या उसमें विजुअल एड्स होना चाहिए। विजुअल एड्स मतलब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कोई फंक्शन की प्रॉब्लम है तो मान लीजिए वहाँ पे विजुअली दिखाया रहेगा कि इस तरीके से इस वाले बटन को आप प्रेस करेंगे, देन फिर आपका रिजल्ट या जो भी है आउटपुट ऐसे आएगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो विजुअली अगर चीज़ें दिया रहता है तो यूज़र्स के लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाता है उस चीज़ को हैंडल करना, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने एंड यूज़र्स की।
बेसिकली एंड यूजर्स के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो आसान होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और उसमें ट्रबल शूटिंग का टिप्स दिए हुए होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेकेंड टाइप्स ऑफ ऑडियंस की तरफ। सेकेंड टाइप्स में डेवलपर या प्रोग्रामर्स आ गए। तो यहाँ तो नेम से ही पता चल रहा है, डेवलपर्स वो लोग होते हैं जो लोग किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। लाइक अगर मोबाइल है तो उसके सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, है ना। अगर हार्डवेयर को डेवलप कर रहे हैं वो तो उसके जो भी है स्क्रीन को डेवलप कर सकते हैं, या फिर उसके बैक पोर्शन को डेवलप कर सकते हैं, या फिर उसके माइक को डेवलप कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ें हो सकती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें लिखा है this audience consists of individuals who will be working on the code development or customization of a product। मतलब या तो वो कोड पे वर्क कर रहे होंगे, या फिर प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पे, या फिर प्रोडक्ट के कस्टमाइजेशन पे वर्क कर रहे होंगे वो, है ना। फिर आगे क्या लिखा है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन फॉर डेवलपर्स शुड इंक्लूड डिटेल्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। मतलब डेवलपर्स के लिए जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट होगा वो डिटेल्ड होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है ना। उसमें एपीआईज होना चाहिए, कोड का एग्जांपल्स होना चाहिए और इंटीग्रेशन का गाइडलाइन होना चाहिए। मतलब जो भी कोड लिखे उसको इंटीग्रेट कैसे करें या फिर एग्जीक्यूट कैसे करें। तो डेवलपर्स के लिए कुछ ऐसा टेक्निकल राइटिंग चाहिए होता है। नेक्स्ट है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें क्या है, दिस ऑडियंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग द टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर वो टेक्नोलॉजी को मैनेज कर रहे होंगे एडमिनिस्ट्रेटर लोग, है ना। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड आईटी प्रोफेशनल शुड प्रोवाइड डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन इंस्ट्रक्शंस, ट्रबल शूटिंग गाइड्स एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट। मतलब जो भी चीज़ इनके लिए होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, वो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए, है ना। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, या ट्रबल शूटिंग गाइड होना चाहिए उसमें, और सिस्टम का क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ लिखा होना चाहिए किस टेक्निकल राइटिंग में, जो टेक्निकल राइटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए डायरेक्टेड होगा। बढ़ते हैं अगले टाइप्स ऑफ ऑडियंस पे। अगले टाइप्स ऑफ ऑडियंस में आते हैं क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टर्स। इसमें क्या है, दिस ऑडियंस इज इन्वॉल्व इन टेस्टिंग एंड इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर। मतलब ये लोग बेसिकली इंश्योर करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर अपना बन रहा है वो क्वालिटी में अच्छा है या नहीं है। ठीक है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन फॉर टेस्टर्स या क्वालिटी assistants should include test plans, test cases, and detailed information on how to verify the functionality of a technology। मतलब बेसिकली जो लोग टेस्टर होते हैं उनके टेक्निकल राइटिंग में क्या होना चाहिए, टेस्ट प्लान होना चाहिए। मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसको टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट कैसेज होना चाहिए, अलग अलग कौन कौन सा केस आ सकता है उस सिनेरियो में कैसे कैसे टेस्ट करेंगे हम लोग, है ना। और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू वेरीफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब जो भी टेस्ट दे रखा है उनके फंक्शनैलिटी को कैसे वेरीफाई करें, ये सब होना चाहिए किनके डॉक्यूमेंटेशन में, क्वालिटी एश्योरेंस वाले लोग होते हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन में। अगले वीडियो में हम लोग टेस्ट प्लान के बारे में थोड़े डिटेल में पढ़ने का कोशिश करेंगे, है ना। अभी के लिए यहाँ पे बस हम लोग समझ लें टेस्ट प्लान में क्या होता है। कोई भी प्रोडक्ट का जब भी हम लोग क्वालिटी टेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ केसेज होते हैं अलग अलग सिनारियो के, तो वो सब टेस्ट प्लान में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये था क्वालिटी एश्योरेंस टाइप्स ऑफ ऑडियंस में। देन है अपना अगला सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। मतलब इसमें किसी एक टॉपिक या किसी एक चीज़ को लेकर एक्सपर्ट होंगे लोग। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आर इंडिविजुअल विथ डीप नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज इन स्पेसिफिक टेक्निकल डोमेन। मतलब किसी एक डोमेन में डीप नॉलेज होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वाले लोग को। इनके लिए कैसा टेक्निकल डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, तो इनके लिए टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन फॉर एसएमईज शुड प्रोवाइड एडवांस टेक्निकल डिटेल्स। मतलब डिटेल ही नहीं बल्कि एडवांस टेक्निकल डिटेल होना चाहिए। उसका प्रैक्टिस कैसे होगा ये भी होना चाहिए उनके टेक्निकल राइटिंग में। और फिर इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट होना चाहिए। मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है उनका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट होते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। तो इन्हें खुद ही पहले से बेसिक नॉलेज या इंटरमीडिएट लेवल का नॉलेज होता है। इन्हें कोई भी प्रॉब्लम फंसेगी तो वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे फंसेगी,
तो इनके लिए जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो इन डेप्थ होना चाहिए, है ना, जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेज मतलब कि कैसे चीज़ों को अच्छे से करें ये होना चाहिए, और एडवांस लेवल का वो होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो इनके लिए इस तरीके का टेक्निकल डॉक्यूमेंट सुटेबल होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडियंस में आते हैं एग्जीक्यूटिव और मैनेजर्स। ये क्या होते हैं? दीज स्टेक होल्डर्स में नीड टू अंडरस्टैंड द हाई लेवल बेनिफिट्स, कॉस्ट्स एंड इम्प्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और सिस्टम। बेसिकली मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव्स लोग, ये लोग वैसे लोग होते हैं जो लोग, जो भी प्रोडक्ट बनता है उसमें कितना कॉस्ट लग रहा है ना, उससे बेनिफिट कितना होगा, ये सब को देखकर इन्वेस्टमेंट करवाने में हेल्प करते हैं, चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। मतलब कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है प्रोडक्ट में, कहाँ से ज़्यादा बेनिफिट निकाला जा सकता है, उन सब चीज़ों को ये मैनेज करने में हेल्प करते हैं एग्जीक्यूटिव या मैनेजर। तो इनके लिए कैसा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए? तो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन फॉर एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स शुड फोकस ऑन प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेटजिक ओवरव्यू। ऑब्वियस सा बात है, मैनेजर या एग्जीक्यूटिव जो भी होंगे उनके लिए स्ट्रेटजी ज़्यादा मैटर करता है कि किस स्ट्रेटजी से कंपनी जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेगी, ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगी, है ना। तो उनके टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में स्ट्रेटजिक ओवरव्यू होना चाहिए, बिजनेस केसेज होना चाहिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑडियंस आप समझ गए होंगे। सबसे पहले कैसे ऑडियंस होते थे? एंड यूजर्स, इसमें क्या क्या आते थे? बिगिनर, देन फिर इंटरमीडिएट लेवल के, है ना, देन फिर अपने एक्सपर्ट। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा यहाँ पे तो आप देख लीजिएगा। देन फिर डेवलपर आते थे, देन फिर मैनेजर आ गया, MANAGER, और फिर क्या आ गया? डेवलपर के बाद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आ गए, है ना। और क्या थे? क्वालिटी एश्योरेंस वाले लोग हो गए। तो ये 4-5 टाइप के ऑडियंस थे अपने, ठीक है। ये एक हायरार्की में नहीं था। हायरार्की में आप देखेंगे तो सबसे पहले डेवलपर आएंगे, देन फिर मैनेजर, या फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, या फिर क्वालिटी एश्योरेंस, इस तरीके से हायरार्की बनेगा। लेकिन बेसिकली एग्जाम में जो पूछा जाता है वो टाइप्स पूछा जाता है। तो टाइप्स में आप बता सकते हैं एंड यूजर्स, इसमें ले सकते हैं आप लोग नोवाइस यूजर्स, इंटरमीडिएट यूजर्स, एक्सपर्ट यूजर्स, देन फिर डेवलपर्स बता सकते हैं, देन फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स बता सकते हैं, देन फिर क्वालिटी एश्योरेंस बता सकते हैं, देन फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, देन फिर एग्जीक्यूटिव या मैनेजर। तो ये 5-6 टाइप के ऑडियंस है, और इनके लिए किस तरीके का टेक्निकल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा ये भी आप लोगों ने समझा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सप्रेसिंग वर्सेस इम्प्रेसिंग, जो इस वीडियो का टाइटल है बेसिकली, है ना। तो अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं, एक्सप्रेसिंग में ऐसा है कि कोई भी चीज़ को हम लोग खुले दिल से बोल रहे हैं ना, मतलब कि जो भी सही चीज़ है उसे बोल रहे हैं। और इम्प्रेसिंग में हम लोग ऑडियंस का केयर करते हुए बोल रहे हैं, मतलब कि हम जो भी चीज़ बोले उससे ऑडियंस इम्प्रेस हो जाए, इसको केयर कर रहे हैं हम लोग इम्प्रेसिंग में, है ना। और एक्सप्रेसिंग में जो भी चीज़ है उसको हम लोग प्योरली बोलते हैं, हम लोग कोई भी चीज़ का केयर नहीं करते हैं, जो सच होता है वो बोलते हैं। इम्प्रेसिंग में हम लोग हो सकता है मैनिपुलेट करके भी बोले, हम लोग इस तरीके से बोलते हैं चीज़ों को ताकि वो ऑडियंस को प्लीजेंट लगे, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है कहीं ना कहीं। चलिए एक एक पॉइंट की हेल्प से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्सप्रेसिंग में प्राइमरली एम्फेसाइजेज क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली एक्सप्रेसिंग में क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन होता है कोई भी इंफॉर्मेशन का। वहीं पे इम्प्रेसिंग में क्या होता है, क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट और लिविंग अ पॉजिटिव इम्प्रेशन ऑन द रीडर। मतलब यहाँ पे रीडर को या फिर जो भी ऑडियंस है उसको इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें लिखा जा रहा है। फिर एक्सप्रेसिंग में क्या है, एम्स टू कन्वे टेक्निकल डिटेल्स इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर। मतलब यहाँ पे एक्सप्रेसिंग में स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो चीज़ है वो पॉइंट वाइज और अंडरस्टैंडेबल मैनर में रिप्रेजेंट किया जाता है। इम्प्रेसिंग में क्या है, सिक्स टू शोकेस द राइटर्स एक्सपर्टाइज और सोफिस्टिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि राइटर अपने आप को एक्सपर्ट दिखाने के लिए मैटर को सोफिस्टिकेट कर दे, कॉम्प्लेक्स बना दे, है ना। इम्प्रेसिंग में ऐसा हो सकता है। लेकिन एक्सप्रेसिंग में क्या होगा, इजी रखा जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा जाएगा। देन फिर एक्सप्रेसिंग में क्या आता है, प्रायोरिटाइजेज द रीडर्स कम्प्रीहेंशन इंश्योरिंग डेट द इंफॉर्मेशन इज इजली एक्सेसिबल एंड डाइजेस्टेबल। मतलब यहाँ पे रीडर्स का ख्याल रखा जाता है
ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो इजीली एक्सेसिबल हो और डाइजेस्टेबल हो। और इम्प्रेसिंग में क्या है, मे एज्यूम ए सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज फ्रॉम द रीडर एंड माइट यूज मोर टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। बेसिकली ये सिमिलर या सेकेंड पॉइंट से कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑथर अपना एक्सपर्टाइज को दिखाते हैं, ताकि जो भी ऑडियंस है एक अच्छे लेवल के होंगे तभी उन्हें समझ में आएगा चीज़ें। तो यहाँ पे ऑथर अपने आप का इम्प्रेशन ज़्यादा बनाना चाहते हैं, है ना। यूजर्स का उतना ख्याल नहीं रखते हैं, बस यूजर्स को प्लीजिंग लगे लगे कि हाँ इनको चीज़ें आ रही है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके नज़र में, इम्प्रेसिंग वाले लोगों के नज़र में। देन फिर आता है एक्सप्रेसिंग में, स्ट्राइव्स फॉर सिंप्लिसिटी अवॉइडिंग अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बेलिशमेंट्स। बेसिकली एक्सप्रेसिंग में चीज़ों को सिंपल रखा जाता है, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है या नहीं यूज़ की जाती है अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। वहीं पे इम्प्रेसिंग में क्या है, माइट इनकॉर्पोरेट अ मोर एलेबोरेट और फॉर्मल राइटिंग स्टाइल। मतलब बेसिकली ये स्ट्रक्चर्ड होगा कहीं ना कहीं, है ना। पोटेंशियली इंक्लूडिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक जार्गन, मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स ज़्यादा यूज हो रहे होंगे। और वहीं पे एक्सप्रेसिंग में सिंपलर टर्म्स यूज हो रहे होंगे ताकि हर एक ऑडियंस को समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग में, प्राइमरली कंसर्न विथ ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मतलब एक्सप्रेसिंग में नॉलेज को ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा बिलीव किया जाता है। वहीं पे इम्प्रेसिंग में क्या है, अपार्ट फ्रॉम ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन एम्स टू प्रेजेंट द कंटेंट इन ए वे दैट द कंटेंट प्लीजेज ऑडियंस। मतलब कंटेंट को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ताकि ऑडियंस प्लीज़ हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इम्प्रेसिंग में, ठीक है। और एक दो पॉइंट और भी है, आप लिख सकते हैं एक्सप्रेसिंग में कि यहाँ पे जो डेटा होता है वो रॉ फॉर्म में, है ना, रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं इम्प्रेसिंग में डेटा को मैनिपुलेट करके भी प्रेजेंट करा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑडियंस को हमें प्लीज़ करना है। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, जैसे कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर है तो उनका जो भी आई मीन क्या होता है, सेमिनार होता है या कुछ भी होता है, तो वो एक्सप्रेसिंग के लिए नहीं होता, वो इम्प्रेसिंग के लिए होता है। वो ऑडियंस को इम्प्रेस करके कहीं ना कहीं अपना कोर्सेज बेचना चाहते हैं या जो भी है, मतलब अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं बहुत लोग। लेकिन एक्सप्रेसिंग वाली चीज़ बहुत कम होते हैं। इसमें आप संदीप महसवाड़ी सर का एग्जांपल ले सकते हैं, इम्प्रेसिंग में आप विवेक बिंदा सर का एग्जांपल ले सकते हैं। दोनों के अलग अलग फैन फॉलोइंग या फैन बेस है, लेकिन इम्प्रेसिंग यहाँ पे आ जाता है और एक्सप्रेसिंग इस केस में आ जाता है। तो उम्मीद है इम्प्रेसिंग वर्सेज एक्सप्रेसिंग या एक्सप्रेसिंग वर्सेज इम्प्रेसिंग आपको समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। अगले वीडियो में हम लोग टेस्ट प्लान एंड प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में पढ़ेंगे, और ये दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ गुड टेक्निकल राइटिंग पढ़ा था, है ना। इसका यूज़ कहाँ होने वाला है, अगर टेक्निकल राइटिंग पे नोट्स लिखने को आया तो ये सारा चीज़ लिख सकते हैं। देन फिर टाइप्स ऑफ ऑडियंस पढ़े हम लोग, है ना। तो ये भी आप बता सकते हैं, ये भी शॉर्ट नोट्स टाइप में आ सकता है आपके एग्जाम में। देन फिर लास्ट में हम लोग एक्सप्रेसिंग वर्सेज इम्प्रेसिंग पढ़े, है ना। ये भी शॉर्ट नोट्स में आता है 4 या 5 नंबर में। तो उम्मीद है ये सारा ही चीज़ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेस्ट प्लान एंड प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द थर्ड वीडियो इन द सीरीज ऑफ टेक्निकल राइटिंग। बेसिकली पहले और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स देखे थे टेक्निकल राइटिंग के। आप उसको विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली राइटिंग के बारे में समझा था, फॉर्म्स ऑफ राइटिंग के बारे में समझा था, टाइप्स ऑफ राइटिंग के बारे में समझा था, या फिर राइटिंग स्टाइल बोल सकते हैं आप उसको ही। और उसके बाद हम लोगों ने टेक्निकल राइटिंग को समझा था। देन फिर टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग को समझा था, एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग को समझा था। देन फिर हम लोगों ने बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग को समझा था, और सबसे लास्ट में इम्पेडिमेंट्स टू टेक्निकल राइटिंग को समझा था। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑडियंस को समझा था, और एक अच्छे टेक्निकल राइटिंग का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए उसको समझा था, और फिर लास्ट में एक्सप्रेसिंग वर्सेज इम्प्रेसिंग समझा था, है ना। तो इस दोनों ही वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं।
तो बेसिकली इस वीडियो का लेसन आउटलाइन कैसे होने वाला है, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग टेस्ट प्लान के बारे में पढ़ेंगे, देन फिर हम लोग प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में पढ़ेंगे, देन फिर हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों ही जो टॉपिक है अपना, ये पीवाईक्यू में बार बार आए हुए हैं। टेस्ट प्लान बेसिकली 3 to 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप उसी तरीके से अप्रोच करें, मतलब टेस्ट प्लान को शॉर्टर रखें और प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में आप अच्छे से नॉलेज गेन करें यहाँ से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट प्लान को समझते हैं। तो अगर आसान भाषा में समझे तो टेस्ट प्लान आप ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर कोई कंपनी मान लीजिए आप बना रही है, ठीक है। तो यूज़र तक जाने से पहले उसकी टेस्टिंग होती है, बहुत अलग अलग लेवल्स पे उसकी टेस्टिंग होती है किसी भी कंपनी में। तो उसी टेस्टिंग के प्लान को हम लोग टेस्ट प्लान बोलते हैं, ठीक है। एक रफ ओवरव्यू मिल गया होगा आपको, ठीक है। कंटेंट के लिए चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। ओके, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं टेस्ट प्लान को। अ टेस्ट प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द अप्रोच, रिसोर्सेज एंड शेड्यूल फॉर टेस्टिंग अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सिस्टम। मतलब कि टेस्ट प्लान क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो क्या आउटलाइन करता है या क्या स्पेसिफाई करता है, अप्रोच को स्पेसिफाई करता है, रिसोर्स को स्पेसिफाई करता है और शेड्यूल को स्पेसिफाई करता है। मतलब टेस्ट प्लान एक डॉक्यूमेंट है, मतलब मान लीजिए लेट से आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में प्रॉपरली है ना अप्रोच होगा, किस अप्रोच से उस सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे उसको टेस्ट करने के लिए, है ना, और किस टाइम इंटरवल में टेस्टिंग होनी है ना। ये सारा चीज़ उस टेस्ट प्लान में रहता है, किसी भी एक सॉफ्टवेयर के टेस्ट प्लान में। बेसिकली टेस्ट प्लान हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से ही कनेक्ट करके समझते हैं कहीं ना कहीं। तो क्योंकि ये टेक्निकल राइटिंग का सब्जेक्ट है तो हम लोग प्रोफेशनल चीज़ों को इसमें पढ़ रहे हैं या एक्सप्लोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। देन क्या है, इट टिपिकली इंक्लूड्स डिटेल्स अबाउट द टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि हम टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, मतलब गोल क्या है टेस्टिंग के पीछे, है ना। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये लिखा रहता है उस डॉक्यूमेंट में। देन फिर टेस्टिंग इन्वायरमेंट, मतलब कौन कौन से इन्वायरमेंट में उस सॉफ्टवेयर का यूज हो सकता है। लाइक मान लीजिए आपका फ़ोन है ना, तो फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर मेजर करने का, जैसे आपका फ़ोन कभी ओवर हीट होता होगा तो आपको वार्निंग मिलता है, ठीक है। तो वो कहीं न कहीं इन्वायरमेंट का कहीं न कहीं टेस्टिंग है वहाँ पे। तो फ़ोन कोई भी फ़ोन रेडी होता है तो उस इन्वायरमेंट में चेक करके देखा जाता है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद आपका फ़ोन अपने आप आपको वार्निंग दिखाएगी, ठीक है। तो वो हो गई टेस्टिंग इन्वायरमेंट। मतलब मैंने तो एक एग्जांपल लिया कि हीटिंग इफेक्ट को लेके, ऐसे-ऐसे बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। देन फिर है टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस से क्या समझते हैं कि अलग-अलग सिनेरियो में सॉफ्टवेयर कैसे परफॉर्म करेगी, ये आती है टेस्ट केसेस में, है ना। देन फिर आती है टेस्टिंग टूल्स। मतलब कि टेस्ट प्लान में टेस्टिंग टूल के बारे में भी डिटेल दिया रहता है कि कौन कौन सा टूल लगेगा टेस्ट करने के लिए। एंड देन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टेस्टिंग टीम, मतलब कि टेस्टिंग टीम की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी दी होती है। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि टेस्ट प्लान में क्या क्या होती है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होती है, देन फिर रिसोर्सेज होती है, टेस्टिंग इन्वायरमेंट होती है, देन फिर टेस्ट केसेज होते हैं, देन फिर टेस्टिंग टूल्स होती है, और देन फिर टाइम इंटरवल बोल सकते हैं आप, या फिर जो भी टाइम कितना दिया गया है किस टीम को उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, है ना। ये होती है टेस्ट प्लान के डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी टेस्ट प्लान के डॉक्यूमेंटेशन में, तो आप इसे लिख सकते हैं। आगे क्या है, द टेस्ट प्लान सर्व्स एज ए गाइड फॉर द टेस्टिंग प्रोसेस एंड हेल्प्स इंश्योर्स दैट ऑल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आर थॉरोली टेस्टेड बिफोर रिलीज। ऑब्वियस सा बात है, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर को रिलीज करने से पहले टेस्ट प्लान ही वो एक गाइड है जो कि सॉफ्टवेयर के प्रॉपर रिलीज में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि इसमें सारा कुछ हर एक चीज़ों पे डिस्कशन होती है कि कैसे कैसे आप सॉफ्टवेयर को लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक चेक कर लें, ताकि यूज़र के पास जब वो सॉफ्टवेयर रिलीज हो तो वो उससे फुली सेटिस्फाइड हो। तो ये था टेस्ट प्लान अपना। अब बढ़ते हैं आगे प्रोजेक्ट प्रपोजल पे। तो बेसिकली प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो आप अपना कंटेंट भी इसी तरीके से दिमाग में रखिएगा ताकि 7 मार्क्स के लिए आप लिख पाएँ एग्जाम में, है ना। अगर मैं रफ आइडिया दूं प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या होता है, बेसिकली लेट से आप कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना। तो आप उसके लिए
अगर मान लीजिए एक सेकेंड के लिए कि आपके पास फंडिंग नहीं है, तो फंडिंग आप कहीं से लेने जाएंगे, है ना। तो फंडिंग लेने जाएंगे तो उसके लिए प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन आप रेडी करेंगे। उस डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, देन फिर कितने टीम मेंबर्स चाहिए वो हो सकता है उसमें, उसका स्कोप क्या है, मतलब जो भी आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हो उसका स्कोप क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, ये भी हो सकता है उसमें डिस्कस, है ना। देन फिर उसके बाद उसमें बजट क्या लगेगा, है ना, ये भी हो सकता है उसमें। देन फिर और भी अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल के, है ना। तो एक रफ आइडिया आपको मिल गया होगा कि प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं पॉइंट वाइज। यहाँ पे लिखा है अ प्रोजेक्ट प्रपोजल इज अ डॉक्यूमेंट, मतलब प्रोजेक्ट प्रपोजल एक डॉक्यूमेंट होता है दैट आउटलाइंस अ प्लान फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, मतलब किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के प्लान को वो डिस्कस करता है प्रोजेक्ट प्रपोजल। आगे लिखा है ऑफन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, मतलब कि जनरली न्यू प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए जो भी प्लान होता है उसको डिस्कस करता है, या फिर किसी सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए जो प्लान होता है उसको डिस्कस करता है, या फिर किसी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसको डिस्कस करता है अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल। देन है द प्रोजेक्ट प्रपोजल टिपिकली इंक्लूड्स डिटेल्स सच एज प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव, मतलब कि प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या क्या हो सकते हैं, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, देन फिर उसका स्कोप क्या है वो आ सकता है, देन फिर टाइमलाइन क्या है, मतलब कितने टाइम में वो चीज़ हो जाएगा एग्जीक्यूट, है ना। देन फिर बजट कितना लगेगा वो आ सकता है, देन फिर रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए होंगे वो आ सकता है, देन फिर पोटेंशियल रिस्क क्या है उस प्रोजेक्ट में, देन फिर है मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, है ना। तो ये सब है प्रोजेक्ट प्रपोजल के पार्ट। मिटिगेशन से आप क्या समझते हैं, मतलब रिस्क को रिड्यूस करने का तरीका को हम लोग मिटिगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, स्कोप हो सकता है, टाइमलाइन हो सकता है, बजट हो सकता है, रिसोर्स रिक्वायर्ड हो सकता है, और क्या क्या रिस्क है और रिस्क के रिड्यूस करने का स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, ये सब रहता है प्रोजेक्ट प्रपोजल में। देन आगे क्या लिखा है, अ प्रोजेक्ट प्रपोजल सर्व्स एज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल एंड फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट। बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट प्रपोजल हम लोग फंडिंग के लिए या फिर अप्रूवल के लिए ही लिखते हैं जनरली, है ना। जैसे मान लीजिए न्यू प्रोडक्ट बनाना है तो फंडिंग चाहिए होगा हमें, तो उसके लिए लिखेंगे। कोई सिस्टम को अपग्रेड करना है तो वहाँ पे हम लोग अप्रूवल के लिए लिखेंगे प्रोजेक्ट प्रपोजल, है ना। आगे लिखा है इट प्रोवाइड्स स्टेक होल्डर्स सच एज मैनेजमेंट, क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स पर्पस। ऑब्वियसली जो भी प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो प्रोजेक्ट के पर्पस का क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है, मतलब कि जो भी प्रोजेक्ट है उसका गोल क्या है, उससे क्या डिलीवरी होने वाला है वो बताता है ना, और उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है ये भी बताता है। एडिशनली द प्रोजेक्ट प्रपोजल में ऑल्सो इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट टीम, मतलब प्रोजेक्ट प्रपोजल में प्रोजेक्ट टीम के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, कौन कौन से मेथड से वर्क किया जाएगा इस पे भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, और कोई भी रिलेवेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हो सकता है, ठीक है। तो ये सब प्रोजेक्ट प्रपोजल में आता है। ओके आगे क्या लिखा है, इन शॉर्ट द प्रोजेक्ट प्रपोजल इज एन इसेंशियल डॉक्यूमेंट, मतलब प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो एक इसेंशियल डॉक्यूमेंट है इन टेक्निकल राइटिंग दैट हेल्प्स टू कम्युनिकेट द डिटेल्स ऑफ प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट, मतलब जो भी प्रोजेक्ट है उसके डिटेल्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है प्रोजेक्ट प्रपोजल। इनके तक कम्युनिकेट करने में, जो भी क्लाइंट है या फिर कोई भी स्टेक होल्डर है उन तक कम्युनिकेट करने में, है ना, या फिर कोई भी मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं तो उन तक कम्युनिकेट करने में प्रोजेक्ट प्रपोजल हेल्प करता है। एंड गेन सपोर्ट फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सपोर्ट गेन करने में भी हेल्प करता है प्रोजेक्ट प्रपोजल, ठीक है। आप एक सैंपल देख सकते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल का। सबसे पहले इसमें डेट मेंशन्ड है, देन फिर टाइटल मेंशन्ड है, देन फिर स्कोप ऑफ वर्क मेंशन्ड है, देन फिर बेनिफिट क्या उस वर्क से वो मेंशन्ड है, देन फिर सपोर्ट स्टाफ कितने चाहिए वो मेंशन्ड है, फिर है रिकमेंडेड प्लान क्या हो सकता है वो मेंशन्ड है, कॉस्ट कितना आने वाला है, बजट कितना लगने वाला है वो है, फिर कितने टीम लगने वाले हैं इंजीनियरिंग के, कितने टेक्नीशियन लगने वाले हैं, है ना, टोटल कॉस्टिंग कितने आने वाली है, कंप्लीशन डेट क्या है। तो ये एक सिंपल प्रोजेक्ट प्रपोजल का प्रोटोटाइप है कहीं ना कहीं, है ना। आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या क्या आता है, सबसे पहले टाइटल पेज, ऑब्वियसली उसमें लिखा रहेगा कि ऑब्जेक्टिव या टाइटल क्या है उस प्रोजेक्ट का। देन फिर है एग्जीक्यूटिव समरी, सबसे पहले टाइटल के बाद हम लोग समराइज करते हैं कि इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। देन फिर है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं बैकग्राउंड को, पर्पस को, है ना।
देन फिर है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हम लोग इंट्रोडक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए क्लियर करते हैं कि क्या अपना गोल है। देन फिर आता है स्कोप। स्कोप में क्या डिफाइंस द प्रोजेक्ट्स बाउंड्रीज एंड लिमिटेशन, मतलब कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक जा सकता है ना, इसका रीच कितना है, वो डिस्कस करते हैं स्कोप में। देन फिर मेथोडोलॉजी, क्या क्या मेथड अप्लाई किया जा सकता है चीज़ों को बढ़ाने के लिए आगे। देन फिर टाइमलाइन आता है प्रोजेक्ट प्रपोजल के कंपोनेंट में। देन फिर है बजट। बजट में क्या क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉस्ट, फंडिंग सोर्सेज एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, है ना। देन फिर है रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाएंगे या कोई भी बिजनेस खड़ा करेंगे तो रिस्क भी रहेगी ना उसमें, तो उसको मैनेज कैसे करें उसके बारे में भी रहता है। देन फिर इवेल्यूशन प्लान, मतलब कि कितना इफेक्टिव हो सकता है हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो, उसका प्लान। देन फिर कंक्लूजन, देन फिर अपेंडिक्स। तो ये सब है कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल में। तो ये जो क्वेश्चन है प्रोजेक्ट प्रपोजल का वो जनरली 7 मार्क्स में पूछा जाता है। उसमें सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल को डिफाइन करने के लिए पूछा जाएगा, देन फिर कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, फॉर्मल वर्सेज इनफॉर्मल रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला वीडियो आपका। ये जनरली 7 मार्क्स में पूछा जाता है, फॉर्मल वर्सेज इनफॉर्मल रिपोर्ट, या फिर कई बार 4 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ वीडियो इन द सीरीज ऑफ टेक्निकल राइटिंग। तो बेसिकली पिछले 3 वीडियोस में हम लोगों ने टेक्निकल राइटिंग के बारे में समझाया, टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग के बारे में समझाया, डिफरेंट राइटिंग फॉर्म्स के बारे में समझाया, बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग के बारे में समझाया, एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग के बारे में समझाया। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्रेसिंग वर्सेज इम्प्रेसिंग के बारे में समझा था, टाइप्स ऑफ ऑडियंस के बारे में समझा था। देन फिर थर्ड वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में समझा था एंड टेस्ट प्लान के बारे में समझा था। ये सारे ही वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे बनाए गए हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग फोर्थ पार्ट में आते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे फॉर्मल रिपोर्ट वर्सेज इनफॉर्मल रिपोर्ट को, है ना। तो आज का लेसन है अपना फॉर्मल रिपोर्ट वर्सेज इनफॉर्मल रिपोर्ट। तो यहाँ पे लिखा है अ डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस एंड स्पेसिफिक पर्पस। मतलब कि सबसे पहले ये रिपोर्ट के बारे में दे रखा है। रिपोर्ट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए रिप्रेजेंट करता है और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिप्रेजेंट करता है ना। तो रिपोर्ट समझ में आया होगा आपको। रिपोर्ट के 2 टाइप होते हैं मेनली, फॉर्मल रिपोर्ट एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके बीच में डिफरेंस मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए डिफरेंस देखते हैं। फॉर्मल रिपोर्ट में पहला पॉइंट है, फॉर्मल रिपोर्ट इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड। मतलब फॉर्मल रिपोर्ट जो होता है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है एंड इज़ प्रिपेयर्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। मतलब एक फॉर्मेट होता है जो कि मेंटेन किया जाता है फॉर्मल रिपोर्ट को लिखने के लिए, है ना। मोस्ट फॉर्मल रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटेन इन अ नैरेटिव स्टाइल फॉर्मेट। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल रिपोर्ट को नैरेटिव स्टाइल में लिखा जाता है। नैरेटिव में मतलब क्या, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट बना होता है, उसके बेसिस पे लिखा जाता है डिस्क्राइब करके, है ना। तो इसी को नैरेटिव स्टाइल बोलते हैं। आप राइटिंग के स्टाइल में ये पढ़े होंगे नैरेटिव स्टाइल किसको बोलते हैं, पहले वीडियो में। ठीक है, फिर इनफॉर्मल रिपोर्ट में क्या आता है, इनफॉर्मल रिपोर्ट इज लेस स्ट्रक्चर्ड, है ना। मतलब ये फॉर्मल रिपोर्ट के कंपैरिजन में इनफॉर्मल रिपोर्ट लेस स्ट्रक्चर्ड होते हैं एंड इट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। मतलब इसमें कोई एज सच फॉर्मेट नहीं होता है। मोस्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आर रिटेन इन मेमोरेंडम एंड लेटर फॉर्मेट्स। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो इनफॉर्मल रिपोर्ट होते हैं उन्हें मेमो के फॉर्म में या फिर लेटर के फॉर्म में वे लिख दिया जाता है ना। तो पहला अपना जो पॉइंट था वो क्या था, फॉर्मल रिपोर्ट हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है और एक फॉर्मेट को फॉलो करता है। इनफॉर्मल रिपोर्ट उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है और किसी भी फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट है, फॉर्मल रिपोर्ट में प्रिपेयर्ड फॉर सिग्निफिकेंट सिचुएशन एंड टारगेट हायर लेवल मैनेजमेंट। मतलब फॉर्मल रिपोर्ट को हायर लेवल मैनेजमेंट के लिए जनरली प्रिपेयर किया जाता है। वहीं पे इनफॉर्मल रिपोर्ट को
यूज्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, मतलब डे टू डे ऑपरेशन में इनफॉर्मल रिपोर्ट को यूज़ करा जाता है। एंड इंटरनल अपडेट्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है तो उसके लिए इनफॉर्मल रिपोर्ट को हम यूज़ करते हैं। शेयर्ड अमॉन्ग टीम मेंबर्स एंड कलीग्स, मतलब ये टीम मेंबर्स या कलीग्स के बीच विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड किया जाता है इनफॉर्मल रिपोर्ट को। वहीं पे फॉर्मल रिपोर्ट हायर मैनेजमेंट लेवल तक जा सकता है या इवन क्लाइंट्स तक जा सकता है। फॉर्मल रिपोर्ट में थर्ड पॉइंट है अपना फॉर्मल लैंग्वेज एंड प्रोफेशनल टोन, मतलब फॉर्मल रिपोर्ट का जो लैंग्वेज होता है वो फॉर्मल होता है एंड प्रोफेशनल टोन में लिखा होता है। वहीं पे इनफॉर्मल रिपोर्ट कैजुअल लैंग्वेज में लिखा जाता है और नॉर्मल कन्वर्सेशन वाला टोन रहता है, मतलब डे टू डे लाइफ वाला टोन, है ना। देन फिर फॉर्मल रिपोर्ट में है डिटेल्ड एंड कम्प्रीहेंसिव, मतलब फॉर्मल रिपोर्ट क्या होता है, डिटेल्ड होता है और कम्प्रीहेंसिव होता है, मतलब सारा एक एक चीज़ों को अच्छे से कवर किया जाता है। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस, मतलब अच्छे से एनालाइज करके इन्फॉर्मेशन को लिखा रहता है फॉर्मल रिपोर्ट में। वहीं पे इनफॉर्मल रिपोर्ट में कंसाइज एंड फोकस्ड ऑन की पॉइंट्स, मतलब इनफॉर्मल रिपोर्ट को हम शॉर्ट रखते हैं, कंसाइज रखते हैं और की पॉइंट्स पे फोकस करते हैं, है ना, इनफॉर्मल रिपोर्ट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में है फॉर्मल रिपोर्ट में मे इंक्लूड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर। ऑब्वियसली अगर ये फॉर्मल है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का यूज हो रहा होगा, है ना, क्योंकि प्रोफेशनल भी तो दिखाना है कहीं ना कहीं। वहीं पे इनफॉर्मल रिपोर्ट में टेक्निकल जार्गन उतने नहीं होते हैं। फोकस ऑन क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, मतलब इनफॉर्मल रिपोर्ट क्लियर और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज पे फोकस करता है। वहीं पे फॉर्मल रिपोर्ट में टेक्निकल टर्म्स यूज हो सकता है जिसकी वजह से वो थोड़ा कम भी अंडरस्टैंडेबल हो सकता है। नेक्स्ट है फॉर्मल रिपोर्ट में इट इज़ लॉन्ग इन साइज, दिस रिपोर्ट राइटिंग इज जनरली कंप्लीट इन 10 to 100 पेजेस, मतलब फॉर्मल रिपोर्ट लॉन्गर साइज का होता है, मतलब कि 10 to 100 पेजेस में जा सकता है जो होता है, और जनरली 1 से 2 पेजेस में कंप्लीट हो जाता है मोस्टली, है ना। नेक्स्ट है फॉर्मल रिपोर्ट इज रिटन वेरी इनफ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत कम यूज़ होता है फॉर्मल रिपोर्ट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसे बहुत स्पेसिफिक टाइम पे ही यूज़ किया जाता है ना। वहीं पे इनफॉर्मल रिपोर्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, क्योंकि मान लीजिए डेली अपडेट्स देना तो उसके लिए इनफॉर्मल वे में ही चीज़ें लिखा जाता है ना। नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ विजुअल एड्स टू प्रेजेंट द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। फॉर्मल रिपोर्ट में विजुअल एड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। विजुअल एड्स मतलब विजुअल एग्जांपल्स, मतलब कि पिक्चर या इमेज के थ्रू एग्जांपल देकर चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, है ना, या फैक्ट को रिप्रेजेंट करना। तो फॉर्मल रिपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल एड्स भी यूज़ करा जाता है। वहीं पे इनफॉर्मल रिपोर्ट में बहुत रेयर ही है विजुअल एड का यूज़, है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट इज यूजुअली रिटेन बाय इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, मतलब फॉर्मल रिपोर्ट को इंटरनल या फिर एक्सटर्नल एक्सपर्ट के द्वारा ही लिखा जाता है। इंटरनल से क्या समझते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं जो भी मेंबर है उनमें जो एक्सपर्ट होगा वही फॉर्मल रिपोर्ट को लिखेगा, या फिर एक्सटर्नल मेंबर भी हो सकते हैं जो उसको लिख सकते हैं। वहीं पे इनफॉर्मल रिपोर्ट में किसी भी सबऑर्डिनेट, मतलब किसी भी मेंबर के द्वारा लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर स्ट्रक्चर या फॉर्मेट फॉलो नहीं होता है ना, और कोई एक्सपर्टाइज भी नहीं चाहिए लिखने के लिए। देन फिर फॉर्मल रिपोर्ट में ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मल रिपोर्ट इज टू असिस्ट डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव रिकमेंडेशन, मतलब कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो होता है फॉर्मल रिपोर्ट का वो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना होता है बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव रिकमेंडेशन, है ना। वहीं पे इनफॉर्मल रिपोर्ट में क्या होता है, रूटीन मैसेज को कन्वे किया जाता है, मतलब डे टू डे कौन कौन सा वर्क को किया जाना है उसको कन्वे किया जाता है, ताकि जो फंक्शन है वो अच्छे से हो सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है फॉर्मल रिपोर्ट वर्सेज इनफॉर्मल रिपोर्ट में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिपोर्ट वर्सेज मेमो देखेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिपोर्ट वर्सेज मेमो को देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, बाकी सारे वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं। इन वीडियोस को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया जा रहा है, मतलब बेसिकली पीवाईक्यू को एनालाइज करके
और ये वीडियोस प्रिपेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियोज अच्छे से देखें, देन फिर एग्ज़ाम देने जाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिफ्थ वीडियो इन द सीरीज ऑफ टेक्निकल राइटिंग। तो पिछले 4 वीडियोस में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा है। पहले वीडियो में हम लोगों ने टेक्निकल राइटिंग के बारे में समझा था, टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग के बारे में समझा था, एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग, बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स के बारे में समझा था। देन फिर वीडियो नंबर 2 में हम लोगों ने एक्सप्रेसिंग वर्सेस इम्प्रेसिंग के बारे में समझा था। वीडियो नंबर 3 में टेस्ट प्लान एंड प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में समझा था। वीडियो नंबर 4 में हम लोगों ने फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल रिपोर्ट के बारे में समझा था। अब हम लोग आ गए हैं वीडियो नंबर 5 पे। तो इस वीडियो का अपना जो टाइटल है वो रिपोर्ट वर्सेस मेमो है। मतलब रिपोर्ट और मेमो में डिफरेंस देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए समझते हैं डिफरेंस को। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले समरी लिखा है, मेमोज आर टिपिकली यूज टू इन्फॉर्म, अपडेट, रिक्वेस्ट और रिकमेंड समथिंग। मतलब मेमो को जनरली किसी चीज़ को या किसी इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्म करने के लिए, अपडेट देने के लिए या फिर कोई रिक्वेस्ट करने के लिए या रिकमेंडेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, वहीं पे रिपोर्ट का जो यूज़ होता है वो रिजल्ट को दिखाने के लिए यूज़ होता है या फिर किसी भी नए चीज़ को फाइंड किए उसको बताने के लिए यूज़ होता है, या फिर किसी भी इन्वेस्टिगेशन का जो समरी है या कंक्लूजन है उसको बताने के लिए यूज़ होता है ना। या फिर किसी रिसर्च का जो थीसिस है उसको पब्लिश करने के लिए रिपोर्ट का यूज़ हो सकता है, या फिर किसी भी टॉपिक पे एनालिसिस करने के लिए रिपोर्ट का यूज़ हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं ये सब कहीं न कहीं रिपोर्ट का अलग-अलग टाइप भी है। जैसे ये वाला इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हो गया, है ना? ये रिसर्च या एनालिसिस वाला रिपोर्ट हो जाएगा। ये तो ख़ैर किसी और वीडियो में देखेंगे। बट एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। रिपोर्ट जनरली एक्सटेंसिव होता है, मतलब लंबा-चौड़ा होता होगा, और मेमोज़ शॉर्ट होता होगा कहीं न कहीं, है ना? चलिए अब पॉइंट वाइज़ डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहले है, a report is a formal document that presents detailed information, analysis, findings and recommendation on a specific topic or problem। मतलब किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक या किसी भी प्रॉब्लम पे डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन होता है रिपोर्ट के फॉर्म में, है ना। वहीं पे मेमो में क्या होता है, अ मेमो इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन हमें करना है तो हम मेमो की हेल्प से करेंगे। मेमो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है ना। देन फिर रिपोर्ट में क्या है, रिपोर्ट्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड फॉर अ वाइडर ऑडियंस सच एज मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स और एक्सटर्नल एंटिटीज़। मतलब रिपोर्ट्स को जो हम लोग हैं वो वाइडर ऑडियंस रेंज के लिए लिखते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के लिए लिखते हैं। जैसे वो मैनेजमेंट के लिए लिखा जा सकता है, या स्टेक होल्डर्स के लिए लिखा जा सकता है, या एक्सटर्नल एंटिटीज़ के लिए लिखा जा सकता है। वहीं पे मेमो जो है, इट इज़ यूज टू कन्वे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड अपडेट्स, मेक अनाउंसमेंट्स, रिक्वेस्ट एक्शन और डिस्कस स्पेसिफिक इशूज अमॉन्ग कलीग्स और डिपार्टमेंट्स। मतलब ये किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कलीग्स में ही कम्युनिकेशन होगा मेमो के थ्रू, है ना। नेक्स्ट है रिपोर्ट में, रिपोर्ट्स आर मोर स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मल। मतलब रिपोर्ट जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल वे में होता है। ठीक है, दे टिपिकली हैव अ टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट, एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, एनालिसिस, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन एंड रेफरेंसेस। मतलब इतना कुछ फॉलो करना पड़ता है एक रिपोर्ट को लिखने के लिए। वहीं पे मेमो को लिखने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मेमोज आर यूजुअली कंसाइज एंड इनफॉर्मल। मतलब जनरली मेमोज जो होता है वो कहीं ना कहीं ब्रीफ होता है, कंसाइज होता है और इनफॉर्मल वे में लिखा होता है। मतलब कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा होता है। ठीक है, और फॉलो भी कर रहा होता है तो बहुत लो लेवल पे। जैसे यहाँ पे लिखा है, दे फॉलो अ स्पेसिफिक फॉर्मेट दैट इंक्लूड्स हेडिंग, डेट, रेसिपिएंट्स, सेंडर, सब्जेक्ट एंड बॉडी ऑफ द मेमो, है ना। नेक्स्ट है रिपोर्ट में, रिपोर्ट्स ऑफन इंक्लूड सेक्शन विथ हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, टेबल्स, फिगर्स एंड अपेंडिसेज डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंटेंट, है ना। मतलब आप देख सकते हैं रिपोर्ट में कितना सारा सेक्शन है। इसी से पता चलता है कि रिपोर्ट कितना एक्सटेंसिव होता होगा, है ना। वहीं पे मेमोज बहुत ब्रीफ या शॉर्ट होता होगा। ये आपको इसी 2 पॉइंट से पता लग गया है।
मेमो में नेक्स्ट पॉइंट है, द बॉडी ऑफ मेमो इज टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेक्शंस और पैराग्राफ्स एंड बुलेट्स पॉइंट्स और नंबर्ड लिस्ट में बी यूज टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब मेमो का जो भी बॉडी सेक्शन होता है वो बुलेट पॉइंट या नंबर्ड वे में प्रेजेंट होता है। मतलब बेसिकली मेमो जो होता होगा वो कहीं ना कहीं 1 से 2 पेज का ही होता होगा कहीं ना कहीं, है ना। वहीं पे रिपोर्ट अपना एक्सटेंसिव लंबा होता होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा है, रिपोर्ट्स आर टिपिकली लॉन्गर देन मेमोज and can vary significantly in length. Reports can range from a few pages to tens or even hundreds of pages, है ना। मतलब रिपोर्ट्स 10 पेज से लेके 100 पेज तक का भी हो सकता है। वहीं पे मेमोज क्या होता है, वो शॉर्ट होता है, कंसाइज होता है, वो 1 से 2 पेजेस में लिखा जाता है। इससे क्या होता है, दे आर डिजाइन टू कन्वे इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली। मतलब इनको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाता है ताकि इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्विकली और एफिशिएंटली कन्वे कर पाएँ, है ना। तो उम्मीद है रिपोर्ट वर्सेस मेमो आपको समझ में आया होगा। मतलब रिपोर्ट और मेमो में डिफरेंस समझ में आया होगा। मेमो को हम लोग मेमोरेंडम भी बोलते हैं, है ना। एक सैंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है एक ही पेज मैंने लिया है रिपोर्ट का, कितना अलग अलग सेक्शन है ना, और बहुत एक्सटेंसिव वे में लिखा गया है। वहीं पे जो मेमो है वो एक ही पेज में आ गया है और इसमें अलग अलग क्या बोल सकते हैं सेक्शन है, लेकिन एक ही पेज में अपना मेमो आ जा रहा है। मतलब मेमो जनरली शॉर्ट होता है, वहीं पे रिपोर्ट 1 से लेके 10 पेज या 100 पेज तक भी जा सकता है ना। तो उम्मीद है रिपोर्ट वर्सेस मेमो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंटेशन टेक्निक्स के बारे में देखेंगे और एलिमेंट्स टू इन्हांस प्रेजेंटेशन, इसको देखेंगे, है ना। ये दोनों भी टॉपिक जो है वो बार बार पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अगले वाले वीडियो को, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो नीचे में आप अपना कमेंट रख सकते हैं कैसा लगा ये वीडियो। अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और नहीं अच्छा लगा तो ऑब्वियसली आप डिसलाइक करके जाइए, कोई बात नहीं है। उम्मीद है मैं जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आया होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ द 6th वीडियो इन द सीरीज ऑफ टेक्निकल राइटिंग। तो बाकी के पिछले 5 वीडियोज आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे विजिट कर सकते हैं। ये टेक्निकल राइटिंग सीरीज की 6th वीडियो है। चलिए इस वीडियो के टॉपिक को जानते हैं। अपना लेसन आउटलाइन कुछ ऐसे है कि सबसे पहले हम लोग प्रेजेंटेशन टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। देन फिर हम लोग एलिमेंट्स टू एनहांस ओरल प्रेजेंटेशंस, इसके बारे में जानेंगे। ये दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे टाइटल है प्रेजेंटेशंस या पीपीटीज, है ना। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रेजेंटेशन कहते किसको हैं। तो यहाँ पे लिखा है, अ प्रेजेंटेशन इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू एन ऑडियंस। मतलब कि इंफॉर्मेशन को ऑडियंस तक कम्युनिकेट करने का वे है प्रेजेंटेशन, टिपिकली यूजिंग विजुअल एड्स सच एज स्लाइड्स, चार्ट्स और अदर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। मतलब जो कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन का, वो किसके थ्रू कर सकते हैं, विजुअल एड्स, मतलब कि इमेजेस के हेल्प से कर सकते हैं, स्लाइड्स के हेल्प से कर सकते हैं, चार्ट्स के हेल्प से कर सकते हैं, या कुछ अदर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स लाइक छोटे छोटे एनिमेशंस के भी हेल्प से कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू इन्फॉर्म, परसुएड और इंटरटेन। मतलब कि इंफॉर्मेशन देने के लिए भी कर सकते हैं यूज़, या फिर कोई ऑर्डर पास करना हुआ, या कोई कुछ बताना हुआ, कुछ डायरेक्शन देना हुआ, तो उसके लिए भी कर सकते हैं, या फिर इंटरटेनमेंट के लिए भी हम लोग प्रेजेंटेशन कई बार करते हैं, ठीक है। तो जनरली कॉलेज में जो प्रेजेंटेशन होता है वो हमारे प्रेजेंटेशन स्किल को इन्हांस करने के लिए करवाया जाता है, ठीक है, ताकि आप अपने जो भी नॉलेज है उसको दूसरे ऑडियंस तक कितने अच्छे से आप पहुंचा पा रहे हैं, इस स्किल को इन्हांस करने के लिए आपको प्रेजेंटेशन बनाना और प्रेजेंट करना सिखाया जाता है कॉलेज में, है ना। तो ओवरव्यू पता चल गया होगा प्रेजेंटेशन किसे बोलते हैं, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जनरली ये क्वेश्चन आता है, हाउ टू इन्हांस ओरल प्रेजेंटेशन स्किल, है ना, या फिर हाउ टू इन्हांस योर प्रेजेंटेशन स्किल। दोनों का ही मीनिंग लगभग सेम ही है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं उस पर।
ओके, तो यहाँ पे अपना हेडिंग है ओरल प्रेजेंटेशंस, है ना? लिखा है टू इन्हांस ओरल प्रेजेंटेशन। बेसिकली यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे सीधे लिखा होना चाहिए टू इन्हांस ओरल प्रेजेंटेशन वी कैन यूज एलिमेंट्स सच एज। मतलब हम लोग कौन कौन से एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला अपना जो प्रेजेंटेशन है उसका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। मतलब प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए वो क्लियर स्ट्रक्चर का होना चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। क्या लिखा है? ऑर्गेनाइज योर प्रेजेंटेशन विद अ क्लियर इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स एंड कंक्लूजन टू हेल्प ऑडियंस फॉलो अलोंग इजली। मतलब जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं वहाँ प्रेजेंटेशन में या स्लाइड में, उसको आप पॉइंट वाइज लिखें, है ना? सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखें, फिर जो बॉडी में मेन पॉइंट्स है उनको ही लिखें, कोई भी फालतू चीज़ें उसमें ऐड ना करें। जितना ब्रीफ आप रखेंगे प्रेजेंटेशन को उतना हेल्पफुल होगा ऑडियंस के लिए, है ना? समझना। नेक्स्ट है इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग। यूज anecdotes, real life examples, or personal experiences to make your content more relatable and memorable। मतलब लेट से आपके प्रेजेंटेशन में कोई भी एग्जाम्पल है ना, या कोई भी टर्म है, ठीक है, तो उसको आप रिलेटेबल वे में समझाइएगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेके समझाइएगा, तो चीज़ें कहीं ना कहीं ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे आप अभी जो लेक्चर देख रहे हैं वो भी एक प्रेजेंटेशन पे ही रेडी किया गया है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है वहाँ पे चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखा है। इससे क्या होगा कि आपको समझने में भी काफ़ी आसानी होगी, है ना? तो इस तरीके से हम रियल लाइफ एग्जांपल्स ले सकते हैं ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए क्या चीज़, जो भी चीज़ समझाया जा रहा है ना? नेक्स्ट है वेरिड वोकल डिलीवरी। मतलब कि जो आपके बोलने का तरीका है ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है आपके ओरल प्रेजेंटेशन स्किल में। किस टाइम पे कौन सा टोन यूज़ करना है, कौन सा पिच यूज़ करना है, कब हाई पिच यूज़ करना है, कब लो पिच यूज़ करना है। हाई पिच मतलब किस चीज़ पे जोर देना है ना? लो पिच मतलब किस चीज़ को हम थोड़ा कम भी मतलब पॉइंट आउट करें तो चलेगा। ऐसे पॉइंट्स को भी हमें देखना होता है। एंड पेस वेरिएशंस मतलब कब हमें जल्दी जल्दी प्रेजेंटेशन को समझाना है और किस टाइम पे प्रेजेंटेशन को आराम से समझाना है ताकि ऑडियंस तक मैसेज कन्वे हो। ये चीज़ भी ध्यान में रखना काफ़ी मैटर करता है ना। टू कीप द ऑडियंस एंगेज्ड एंड एम्फेसाइज की पॉइंट्स। मतलब कि किस तरीके से हम लोग टोन, पिच और पेस का इस्तेमाल करेंगे, वॉइस के पेस का इस्तेमाल करेंगे ताकि ऑडियंस एंगेज रहे, बोर ना हो, है ना? नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। मतलब आपका जो बॉडी लैंग्वेज है चीज़ों को प्रेजेंट करने वक्त काफ़ी कॉन्फिडेंट होना चाहिए और ओपन बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। मतलब जो आपका बॉडी है वो स्ट्रेट होना चाहिए और लूज नहीं होना चाहिए बेसिकली, है ना? और आप जो भी चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो उसके लिए इंथुजियाज्म होना चाहिए। मतलब आप इंटरेस्टेड रहें उस टॉपिक में तभी आप उस चीज़ को प्रेजेंट कर पाएंगे अच्छे से, है ना? और ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ओरल प्रेजेंटेशन को इन्हांस करने के लिए सबसे पहले तो जो प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर है वो क्लियर होना चाहिए। हम लोग जो समझा रहे हैं उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएं। स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए। तीसरा है कि वोकल डिलीवरी अच्छे से होनी चाहिए। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज अच्छे से होना चाहिए, है ना? फिर अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आई कांटेक्ट। मतलब जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो ऑडियंस से आप एक हेल्दी आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखें। इससे क्या होता है, ऑडियंस को लगता है कि आप में वो कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से आप चीज़ों को अच्छे से समझा पा रहे हैं, है ना? तो इसीलिए आई कांटेक्ट मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट है ऑडियंस इंटरेक्शन। इसमें क्या है, इनकरेज ऑडियंस पार्टिसिपेशंस थ्रू क्वेश्चंस, डिस्कशंस और एक्टिविटीज़ टू कीप देम एंगेज्ड एंड इन्वॉल्व्ड। मतलब जैसे मान लीजिए आप अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, मैंने इसके बीच में ही कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे अभी तक मैंने 5-6 पॉइंट बता दिए आपको। तो आपसे मैंने पूछ लिया कि ओरल प्रेजेंटेशन को इन्हांस करने के लिए कौन कौन से चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, वोकल टोन कैसा होना चाहिए ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप चीज़ों को रिमाइंड करेंगे। मतलब आपको हमने इंगेज करने के लिए क्वेश्चन करा है, ठीक है? तो इंटरेक्शन बनाए रखने के लिए, ऑडियंस का पार्टिसिपेशन बनाए रखने के लिए हम लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या कुछ एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं ताकि ऑडियंस इंगेज रहे, बोर ना हो, ठीक है? नेक्स्ट है विजुअल एड्स।
इसमें क्या है, यूज प्रॉप्स और विजुअल एड्स स्ट्रेटजिकली टू सपोर्ट योर वर्बल मैसेज एंड मेक इट मोर इम्पैक्टफुल। देखिए, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादा विजुअल एड्स नहीं है, मतलब ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं यूज़ करे हैं मैंने, क्योंकि क्योंकि ये जो चीज़ें थी आसानी से भी समझाया जा सकता है, ज़्यादा लेंदी नहीं है। बट जब भी हम प्रेजेंटेशन 15-20 मिनट का करें तो हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि ऑडियंस हमारे वॉइस को सुन सुन के बोर हो जाते हैं, तो इसीलिए हम कई बार है ना छोटे छोटे एनिमेशंस या फिर फिगर्स या फिर इमेजेस का हेल्प ले सकते हैं, ताकि ऑडियंस का जो अटेंशन है वो ग्रैब कर पाए हम लोग और उन्हें एंगेज्ड रख पाए, है ना। ओवरऑल हमारा मोटो तो यही है ना कि ऑडियंस एंगेज रहे और उनको अच्छे से समझ में आए, है ना। तो हम लोग विजुअल एड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रॉपर वीडियो बनेगा विजुअल एड्स के इम्पोर्टेंस में, है ना, ये भी पीवाईक्यू में बार बार पूछा जाता है, तो वो सबसे लास्ट वीडियो होगा, है ना, इस पे भी बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है पैशन एंड इंथुजियाज्म। कन्वे योर पैशन फॉर द टॉपिक थ्रू योर वॉइस, गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू कैप्टिवेट द ऑडियंस। मतलब कि जो भी टॉपिक आप बता रहे हैं उसके लिए आपका पैशन झलकना चाहिए, आपके गेस्चर में, आपके फेशियल एक्सप्रेशन में वो वाइब आना चाहिए कि उस चीज़ से आप रियली कनेक्टेड हैं, तभी आप उस चीज़ को लोगों को समझा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें ओरल प्रेजेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। एक बार समराइज़ कर ले तो कौन कौन सा पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर अच्छे से होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए, देन फिर अलग अलग वोकल डिलीवरी होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, देन फिर आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए, ऑडियंस का इंटरेक्शन मेंटेन करवाना चाहिए, देन फिर विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो भी चीज़ आप समझा रहे हैं उसको पैशन और इंथुजियाज्म के साथ समझाएं, तो आप ओरल प्रेजेंटेशन को अच्छे से इन्हांस कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे ओरल प्रेजेंटेशन को इन्हांस करने के तरीके में, है ना। तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडिटिंग समझेंगे, है ना। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार रिपीटेडली आए हुए हैं, है ना। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको भी इस वीडियो की नीड हो, है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द 7th वीडियो इन द सीरीज ऑफ टेक्निकल राइटिंग। So as you can see the title, basically in this video we will deal with what is editing and why editing is important and what are the types of editing, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं एडिटिंग है क्या। तो लिखा है एडिटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रिवाइजिंग द कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रामर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग। मतलब कोई भी चीज़ लिखी जाती है तो उनके कंटेंट को रिवाइज करना, मतलब दोबारा से रीचेक करना, और वो कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है उसको रीचेक करना, रिवाइज करना, या फिर उसमें जो भी ग्रामर है, मतलब ग्रामर का जो भी यूज़ किया गया है वो करेक्ट वे में है या नहीं है, और उसका जो प्रेजेंटेशन है वो सही से है या नहीं है, इन सब का रिवीजन जो होता है उसको ही हम एडिटिंग बोलते हैं, है ना। आगे वाई एडिटिंग का आंसर है द पर्पस ऑफ एडिटिंग इज टू इंश्योर डैट योर आइडियाज आर प्रेजेंटेड टू द रीडर एज क्लियरली एज पॉसिबल। मतलब कि एडिटिंग का ये पर्पस है कि आपका आइडिया जो भी रीडर है उस तक क्लियरली पहुंच सके, है ना, क्लियरली और करेक्टली पहुंच सके। इन केस कहे तो जैसे मान लीजिए आप कोई भी बुक पब्लिश करना चाहते हो तो आप सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जब जो भी राइटर होता है वो लिख रहा होता है तो उसे अपनी गलतियां जल्दी नहीं मिलती है, इसीलिए उसे चेक करने के लिए कोई ना कोई एक पर्सन रखा जाता है जो कि बाहर से उसे प्रूफ रीड करता है ना। तो एडिटिंग का यही पर्पस है कि जो भी आइडिया है वो रीडर के पास क्लियरली पहुंच जाए, है ना। ओके, अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एडिटिंग। टाइप्स ऑफ एडिटिंग में क्या है, सबसे पहला है कॉपी एडिटिंग। कॉपी एडिटिंग में क्या है, कॉपी एडिटिंग कॉमनली कॉल्ड लाइन एडिटिंग। कॉपी एडिटिंग को जनरली लाइन एडिटिंग भी बोलते हैं। इज अ लाइट फॉर्म ऑफ एडिटिंग दैट अप्लाइज अ प्रोफेशनल पॉलिश टू अ बुक। मतलब जनरली इसमें उतने ढंग से एडिटिंग नहीं होती है, मतलब कि बस नॉर्मली ऊपर ऊपर से चेक कर लिया जाता है। यहाँ पे लिखा है द एडिटर रिव्यूज योर वर्क
मतलब जो एडिटर जो हैं, जो आपके वर्क को चेक कर रहे हैं, वो मैकेनिकल एरर लाइक स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं, ग्रामर को करेक्ट कर सकते हैं, या फिर पंचुएशन को करेक्ट कर सकते हैं। कॉपी एडिटिंग इज़ द लिस्ट एक्सपेंसिव वर्जन ऑफ एडिटिंग। मतलब बेसिकली ऊपर ऊपर से चेक किया जाता है, इसीलिए सबसे कम एक्सपेंसिव होता है और सबसे कम टाइम लगता होगा इसमें, है ना। सम प्रोफेशनल डिवाइड कॉपी एडिटिंग एंड लाइन एडिटिंग इंटू टू सेपरेट एडिट्स। मतलब कि कई बार कॉपी एडिट और लाइन एडिट को अलग अलग माना जाता है। कॉपी एडिटिंग बिंग द लाइटर ग्रामर ओनली एडिट। मतलब कॉपी एडिटिंग में जनरली हम लोग ग्रामर को एडिट करते हैं, और लाइन एडिटिंग में हम लोग ग्रामर तो एडिट करते ही है, साथ में हम लोग हर एक सेंटेंस के मीनिंग को भी मैच करवाते हैं कि वो कंटेक्स्ट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। मतलब ये इंटेंसिव हो गया लाइन एडिटिंग। आगे लिखा है ऑलवेज क्लेरिफाई विद योर एडिटर व्हाट इज इंक्लूडेड इन हिज और हर कॉपी एडिट टू बी श्योर। बेसिकली कॉपी एडिटिंग जो भी है वो लाइटर फॉर्म ऑफ एडिटिंग है, मतलब ऊपर ऊपर से बस ग्रामर चेक कर लिया जाता है। लाइन एडिटिंग में क्या है, ग्रामर भी चेक किया जाता है, हर एक सेंटेंस के मीनिंग भी चेक किया जाता है, और उसमें जितने सिंटैक्स है, पंचुएशन है, स्पेलिंग है, उन सारी चीज़ों को लाइन एडिटिंग में चेक किया जाता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल एडिटिंग। इसमें क्या है, मैकेनिकल एडिटिंग रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टाइल सच एज द शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल और एसोसिएट प्रेस स्टाइल। मतलब बेसिकली मैकेनिकल एडिटिंग में क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप में चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होगी, है ना। जैसे एक स्टाइल है शिकागो मैनुअल स्टाइल या फिर एसोसिएट प्रेस स्टाइल, ये अलग अलग स्टाइल्स के नाम है ना। नेक्स्ट है द एडिटर लुक्स एट पंचुएशन, कैपिटलाइजेशन, स्पेलिंग, एब्रिविएशन एंड अदर स्टाइल रूल्स। मतलब कि एडिटर पंचुएशन से लेके कैपिटलाइजेशन से लेके स्पेलिंग, एब्रिविएशन सब कुछ चेक करते हैं, है ना। मैकेनिकल एडिटिंग इज समटाइम्स इंक्लूडेड इन कॉपी एडिटिंग। मतलब कभी कभी मैकेनिकल एडिटिंग को कॉपी एडिटिंग में भी इंक्लूड कर लिया जाता है। कॉपी एडिटिंग मतलब लाइटर वर्जन ऑफ एडिटिंग, है ना। नेक्स्ट है अपना सब्सटेंटिव एडिटिंग। इसमें क्या है, सब्सटेंटिव एडिटिंग कंसिडर्स अ वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। मतलब कि सब्सटेंटिव एडिटिंग में जो भी है वो, जो भी वर्क लिखा गया है उसके ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन को चेक किया जाता है। मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है, या उसके प्रेजेंट करने का तरीका सही है या नहीं है, इसको चेक किया जाता है सब्सटेंटिव एडिटिंग में। इट इन्वॉल्व्स टाइटनिंग एंड क्लेरिफाइंग एट ए चैप्टर सीन्स पैराग्राफ एंड सेंटेंस लेवल। मतलब सबसे कहीं ना कहीं हैक्टिक यही होगा सब्सटेंटिव एडिटिंग। मतलब हर एक चीज़ को चेक करा जा सकता है, मतलब हर एक चीज़ को चेक किया जाता है। लाइक हर एक सीन सही से एक्सप्लेंड है या नहीं है, पैराग्राफ सही से एक्सप्लेंड है या नहीं है, सेंटेंस अच्छे से है या नहीं है, ये सब कुछ चेक किया जाता है। आगे है अनलाइक डेवलपमेंटल एडिटिंग विच कवर्स द बिग पिक्चर इशू एंड डीप लेवल रीस्ट्रक्चरिंग, सब्सटेंटिव एडिटिंग डील्स विद एक्चुअल प्रोज। मतलब ये एक्चुअल जो भी लिखे हुए चीज़ें उनसे डील करता है ना। सब्सटेंटिव एडिटिंग इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज लाइन एडिटिंग। मतलब सब्सटेंटिव एडिटिंग को जनरली लाइन एडिटिंग में भी हम कभी कभी कंसिडर कर लेते हैं, और कभी कभी ये डेवलपमेंटल एडिटिंग से भी कंफ्यूज कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डेवलपमेंटल एडिटिंग की तरफ। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एडिटिंग। इसमें क्या है, द डेवलपमेंटल एडिटर लुक्स डीपली एट द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए बुक। मतलब डेवलपमेंटल एडिटर जो होते हैं वो जो भी बुक है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है, उस बुक का स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ मतलब कि कंटेंट कितना अच्छा है, मतलब जो भी ऑडियंस है वो पढ़ेंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा कंटेंट, इसको भी चेक करते हैं वो। थिंक बिग पिक्चर, मतलब वो बड़े लेवल पे सोचते हैं कि ये सही से प्रेजेंटेड है या नहीं है। द एडिटर कंसिडर्स एवरीथिंग फ्रॉम पेसिंग टू कैरेक्टर्स, पॉइंट ऑफ व्यू, टेंस, प्लॉट, सब प्लॉट्स एंड डायलॉग। वीक लाइन्स आर एक्सपोज्ड एंड क्वेश्चन। मतलब कि जो वीक लाइन है उनको जनरली क्वेश्चन करा जाता है, उनको हटाया जा सकता है, ऐसा होता है। और ये हर एक चीज़ को चेक करता है। मतलब डेवलपमेंटल एडिटिंग जो है वो सबसे कहीं ना कहीं मोस्ट हैक्टिक फॉर्म ऑफ एडिटिंग हो गया आपका, ठीक है। इससे कम हैक्टिक सब्सटेंशियल हो गया, देन फिर आपका हो गया लाइन एडिटिंग, देन फिर हो गया आपका कॉपी एडिटिंग, है ना। इस तरीके से होगा। डेवलपमेंटल एडिटिंग में क्या क्या पूछा जा सकता है, ऑर्डर के बारे में पता लगाया जा सकता है, फ्लो, कंसिस्टेंसी, ये सब मेंटेन्ड है या नहीं है, ये सब पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं कि राइट नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, है ना। मतलब ज़्यादा चैप्टर्स नहीं होने चाहिए बुक में, एक लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स होने चाहिए ताकि ऑडियंस का जो भी रिटेंशन है वो बना रहे। आर द चैप्टर्स एंड पैराग्राफ आर इन राइट ऑर्डर। मतलब कि चैप्टर्स और पैराग्राफ जो है वो राइट ऑर्डर में है या नहीं है, इस पर भी क्वेश्चन किया जाता है इसमें।
आर देयर एनी प्लेसेज इन द बुक वेयर द पेसिंग लैग्स, मतलब कि कहीं पे कैरेक्टर कम तो नहीं पड़ रहा है, मतलब ढीला तो नहीं पड़ रहा है, कहीं पे अनइंटरेस्टिंग तो नहीं बन रहा है ना चीज़ें, ये सब। इज़ देयर अ होल इन द इंफॉर्मेशन और स्टोरी प्रेजेंटेड, मतलब कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं है स्टोरी प्रेजेंट किया हुआ है उसमें। आर द कैरेक्टर्स लाइकेबल, मतलब कि कैरेक्टर्स को लाइक किए जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि लाइक करना लोग भूल जाएंगे। देन फिर है डेवलपमेंटल एडिटिंग कंसिडर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट दैट मेक द बुक रीडेबल एंड इंजॉयबल, मतलब डेवलपमेंटल एडिटिंग जो है वो हर एक चीज़ को केयर करता है कहीं ना कहीं। आगे है बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव नेचर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ एडिटिंग इट इज़ मोर टाइम इंटेंसिव एंड कॉस्टली, मतलब जनरली इसमें ज़्यादा टाइम लगता है और कॉस्टली भी होता है। हाउएवर इट इज़ वर्थ द इन्वेस्टमेंट इफ़ यू आर सीरियस अबाउट सक्सेडिंग एज एन ऑथर। ऑब्वियस सा बात है, जब इतने अच्छे से चीज़ें चेक होंगी, है ना, तो फिर अगर आपको अच्छा सा ऑथर बनना है तो डेवलपमेंटल एडिटिंग आप ज़रूर करवाइए, ठीक है। तो उम्मीद है टाइप्स ऑफ एडिटिंग आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल एड्स को समझेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। Hello everyone, welcome back to the channel. This is the 8th video in the series of technical writing. So basically अगर आप पहले के 7 वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे वीडियोस PYQ क्वेश्चंस के बेसिस पे बनाए जा रहे हैं, तो सारे ही वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल एड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं रिपीटेडली, तो आप इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करें और अच्छे से पढ़ के जाएं, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है विजुअल्स कैन वर्क टू हेल्प रीडर्स सी व्हाट समथिंग लुक्स लाइक विदाउट हैविंग टू डिस्क्राइब इट इन राइटिंग सच एज फोटोज, इलस्ट्रेशंस एंड मैप्स। जैसे कई बार होता है कि हम लोग चीज़ों को लिख के समझाते हैं ऑडियंस को, लेकिन आप फोटोज़ भी दे देंगे या इलस्ट्रेशंस भी दे देंगे एग्जाम्पल के लिए या समझाने के लिए, तो वो वर्क कर सकती है ना। तो वहाँ पे विजुअल्स हेल्प कर सकता है। सेकेंड है विजुअल्स कैन ऑल्सो बी इफेक्टिव इन रिप्रेजेंटिंग डेटा सच एज क्वांटिटीज और फिनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग विजुअली प्लीजिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। कई बार आप क्वांटिटी वाले डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो आप लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन आप दिखा सकते हैं कि इस ईयर में इतना था, अगले ईयर में इतना है, ठीक है, लेकिन उसी को अगर आप चार्ट्स के हेल्प से या ग्राफ्स के हेल्प से दिखाएं तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा और जल्दी समझ में भी आएगी, है ना। तो यहाँ पे ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या है, टेक्निकल कम्युनिकेटर्स ऑल्सो यूज विजुअल टूल्स सच एज फ्लो चार्ट्स, गैंट चार्ट्स, डायग्राम्स एंड इन्फोग्राफिक्स टू हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड प्रोसेसेस और रिलेशनशिप्स। मतलब टेक्निकल कम्युनिकेटर्स जो होते हैं वो विजुअल टूल्स जैसे फ्लो चार्ट्स का यूज़ करते हैं, गैंट चार्ट्स का यूज़ करते हैं, डायग्राम्स का यूज़ करते हैं, किसके लिए, रीडर्स के लिए, ताकि वो प्रोसेस या फिर कोई भी रिलेशन को बहुत जल्दी समझ जाए, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी डेटा है, वो जल्दी ऑडियंस को समझ में आ जाए, है ना। तो ये 3 पॉइंट था। और भी कुछ कुछ यूज हैं जो विजुअल एड्स के हैं, वो जैसे सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स कंटेंट, मतलब कई बार ऐसा होता है चीज़ों को आप लिख के समझा रहे हैं तो ऑडियंस बोर हो जाते हैं वहाँ पे, है ना। लेकिन वहीं पे अगर आप इमेज या फिर एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत सिंपल हो जाएगा, है ना। तो एक इम्पॉर्टेंस तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स रिटेंशन। जैसे टेक्स्ट पे यूजर्स का रिटेंशन काफ़ी कम होता है, लेकिन वहीं पे इमेजेस या एनिमेशन का यूज़ करेंगे तो वो रिटेंशन कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ हमें दिखेगा। नेक्स्ट है सेव्स टाइम। ऑब्वियस सा बात है, अगर कोई भी चीज़ टेक्स्ट में लिखा है तो उसको लिखने में भी और इवन ऑडियंस को समझने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगी, तो कहीं ना कहीं टाइम को भी सेव करने में इलस्ट्रेशंस या विजुअल एड्स हेल्प करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स एक्सेसिबिलिटी। मतलब देखिए, जैसे टेक्स्ट है तो वो एक रिक्वायर्ड ऑडियंस या जो समझदार होंगे उनको ही समझ में आएगा टेक्स्ट से, है ना। लेकिन जब इमेज होता है तो उससे छोटा बच्चा से लेके बड़े से बड़े एज के लोग समझ सकते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ाता है। तो अगर आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल एड्स समझे तो ये चारों पॉइंट तो आप लिखेंगे ही, है ना। उसके अलावे डेटा को रिप्रेजेंट करना या फिर किसी भी इन्फोग्राफिक्स को रिप्रेजेंट करना या फिर अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करना इजी वे में, ताकि ऑडियंस को समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। कई बार आप लोग देखते होंगे होर्डिंग पे बहुत सारा वो लगा रहता है, मतलब एडवर्टाइजमेंट लगा रहता है, तो उसको आप लिख के भी बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये है,
लेकिन जनरली उसको इमेज के हेल्प से क्यों समझाया जाता है, ताकि लोगों को अट्रैक्टिव लगे, लोग ज़्यादा उस पर रिटेंशन दे अपना, है ना। ज़्यादा रिटेंशन देंगे तो लोग उस ब्रांड के बारे में ज़्यादा जानेंगे और देन फिर उनका सेल्स ज़्यादा होगा, है ना। तो इस तरीके से विजुअल एड्स काम करता है। तो उम्मीद है विजुअल एड्स का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया होगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, इन चारों पॉइंट और दो तीन पॉइंट इधर जो है, छः सात पॉइंट जो भी है टोटल, उनको पॉइंट वाइज लिख के पाँच पाँच छः छः लाइन में आप डिस्क्राइब कर देंगे कि कहाँ पे किसका यूज है, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब लगभग 1.5 पेज या फिर 2 पेज भर जाएगा। तो वो मोर देन इनफ है 7 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल एड्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2022 के PYQ का सॉल्यूशन देखेंगे टेक्निकल राइटिंग का, है ना। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि टेक्निकल राइटिंग का सीरीज आपको कैसा लगा, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।